एनिमे की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम रोकू होता है। वो हमेशा एक खुश रहने वाला और कॉन्फिडेंट टाइप का बंदा होता है। उसका सपना था दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सोरिस्ट बनने का, ताकि वो हर एक डीमन को इस दुनिया से मिटा सके। उसे लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एक दिन इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ गया जिसके सामने रोकू कुछ भी नहीं कर पाया। उस मॉन्स्टर ने उसके सारे दोस्तों की जान ले ली। ये घटना उसके लिए एक नाइटमेयर बन गया था। रोकू का पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया। उसने खुद पर से विश्वास खो दिया। उसने एक्सोरिस्ट बनने का सपना भी छोड़ दिया और अपने आप को हर मैदान में हार मान ली। अब वो एक सिंपल लाइफ जी रहा था, बिना किसी एम के, एक लूजर की तरह। अभी वो एक डोमेट्री में रहता है जहाँ पर एक ओल्ड एक्सोरिस्ट जैन और कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं। वो सब मिलकर डीमन के खिलाफ फाइट कर रहे होते हैं। पर जब उन्हें एक नए डीमन का सामना करना होता है तो रोकू उनकी मदद करने से मना कर देता है। जैन के स्टूडेंट्स इस बात से थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। तभी उनमें से एक राव बताता है कि 2 साल पहले रोकू भी एक मशहूर और स्ट्रॉन्ग एक्सोरिस्ट हुआ करता था, पर एक बड़ी ट्रेजेडी ने उसके अंदर से सब कुछ तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ हमें एक टैलेंटेड लड़की को दिखाया जाता है, बोनी। उसका एम भी एक्सोरिस्ट बनकर दुनिया को बचाना होता है। उसके अंदर वही जज्बा है जो कि कभी रोकू के अंदर था। बोनी को उसकी एबिलिटी की वजह से डायरेक्ट टोक्यो बुलाया गया था एक्सोरिस्ट HQ में ऑर्डर पर। वो ट्रेन में होती है और अपने परिवार की फोटो को देखकर हल्का सा मुस्कुरा रही होती है। तभी अचानक ट्रेन की लाइट्स बंद हो जाती है। बोनी तुरंत अलर्ट हो जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट होती है। विंडो के बाहर कुछ डार्क इविल डिमंस दिखाई देते हैं। ट्रेन में सब लोग चिल्लाने लगते हैं, पर बोनी एकदम शांत रहती है। जब कोच पूरी तरीके से खाली हो जाता है तब बोनी एक तालिस्मान निकालती है और एक मैजिक गेट ओपन करती है। ये गेट जाता है मैंगो नाम की एक पैरेलल दुनिया में, जहाँ से डीमन आते हैं और जहाँ से एक्सोरिस्ट उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे ही बोनी गेट से गुजरती है कुछ डीमन भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाते हैं। वो तुरंत अपना मास्क पहनती है और अपने इंशेंटेड स्वॉर्ड के साथ उनसे फाइट करना शुरू करती है। सिर्फ एक स्विंग में ही कई डीमंस को एक ही बार में एक्सोरिस्ट कर देती है। तभी एक बड़ा डीमन छोटे डीमन को खाना शुरू कर देता है। जितना ही वो खाता जा रहा था उतना ही ज्यादा वो पावरफुल और ह्यूज बनता जा रहा था। एक मोस्टोरियस बर्ड में बदल जाता है। बोनी उसकी अटैक को डोज करती है और एक तालिस्मान का यूज करके अपने शरीर में स्ट्रेंथ इंशेंटेड लगा देती है। बर्ड डीमन उसे पकड़कर आसमान में ले जाता है, लेकिन बोनी हिम्मत नहीं हारती और फिर से तालिस्मान का यूज करके अपनी सोर्ड को फ्लेम सोर्ड बना लेती है और एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ उस मॉन्स्टर के बॉडी के पार सोर्ड घुसा देती है। वो डीमन वहां पर एक्सोरिस्ट हो जाता है, लेकिन बोनी अब इतनी ज्यादा थक चुकी होती है कि वो बेहोश हो जाती है और आसमान से नीचे गिरने लगती है। सीन कट होता है और हमें फिर से रोकू को दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिज पर खड़ा होता है। वो उदासी में अपने पुराने दोस्तों को याद कर रहा होता है जिन्हें वो कभी बचा नहीं पाया। तभी अचानक उसके ऊपर से एक गोल्डन लाइट पड़ती है। वो ऊपर देखता है और देखते कि आसमान से एक लड़की नीचे गिर रही है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बोनी होती है। जब बोनी आसमान से नीचे गिर रही होती है तो वो बिना सोचे समझे रोकू तुरंत ब्रिज से जंप मार देता है। सिर्फ उसे बचाने के लिए दोनों सीधा नीचे नदी में गिरते हैं। रोकू किसी तरह से उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। पानी के बाहर निकलने के बाद बोनी अपने कपड़ों से पानी निकालती है और एक फोल्डेड मैप निकालकर रोकू के हाथ में थमा देती है। मैप पर एक जगह मार्क्ड होती है और बोनी चाहती कि रोकू उसे वहां तक ले जाए, पर चाहे वो इस सिटी में कई साल से रह रहा हो उसे कुछ भी नहीं पता होता। वो बस एक कंफ्यूज्ड और थोड़ा सा सिंप टाइप का लड़का होता है। वो डिसाइड करता है कि जब तक नया जगह नहीं मिलती तब तक वो बोनी को थोड़ा सिटी घुमाता है। वो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने लगता है, पर बोनी कुछ जवाब नहीं देती। उसे अननेसेसरी बातें बोरिंग लगने लगती है। थोड़ी देर के बाद दोनों गलत रास्ते पर चलते हैं और खो जाते हैं। रोको थोड़ा पैनिक कर रहा होता है, पर बोनी एक मिठाई की दुकान की तरफ पॉइंट करती है क्योंकि उसे भूख लगी होती है और उसके पास पैसे नहीं होते। रोको जो कि पिछली बार उससे मिला था बिना सोचे समझे अपना वॉलेट उसके हाथ में दे देता है, सिर्फ इसके लिए कि वो कुछ खा सके। बोनी बिना झिझक के कुछ स्वीट्स खरीद लेती है और वहाँ खाते खाते खुश हो जाती है। जब रोकू अपना वॉलेट देखता है तो उसमें 1 रुपया भी नहीं होता, पर अब क्या ही कर सकते हैं। वो इरिटेट हो जाता है, पर बोनी बिना किसी गिल्टी फीलिंग के उसके साथ चलती रहती है। थोड़ी देर के बाद जब वो दोनों रोड पर आ जाते हैं तभी 2 छोटे छोटे बच्चे उनके सामने से गुजरते हैं, लेकिन एक पल में आसमान का रंग बदल जाता है, सब कुछ डार्क हो जाता है और कुछ चीजें नॉर्मल होती है तो बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं। बोनी तुरंत समझ जाती है कि ये किसी डीमन का काम है। वो बिना देर किए एक तालिस्मान गेट ओपन करती है मैंगो के लिए। रोकू ये सब देखकर समझ जाता है कि बोनी एक एक्सोरिस्ट है। जैसे ही वो दोनों मैंगो पहुंचते एक बड़ा सा डीमन 2 बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा होता है। बोनी अपनी स्वॉर्ड उसके मुंह में घुसा देती है और एक ही स्ट्राइक में उसका सर काट देती है। फिर वो बच्चों के पास जाकर उन्हें कंफर्ट करती है, लेकिन उसी वक्त जमीन के नीचे से कई और डीमन निकलकर आसपास आ जाते हैं। रोकू ये सब देखकर पैनिक में आ जाता है। उसे लगता है कि बोनी इस बार शायद से फाइट नहीं कर पाएगी, पर बोनी एकदम से शांत रहती है। वो एक साथ तालिस्मान
तलिस्मान एक्टिवेट कर देती है। अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड, डिफेंस और विजन सब कुछ बूस्ट कर देती है। उसके बाद वो अपनी दोनों स्वॉर्ड्स निकालती है और एक स्पेशल मूव से इतनी फास्ट घूमती है कि आसपास के सारे डीमन कुछ समझने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। वो बैटलफील्ड में ऐसे डांस कर रही होती है जैसे हर स्विंग में स्टोरी हो। हर अटैक डीमन के लिए एक अंत बन जाता है। फिर वो इंजर्ड बच्चों को भी हील कर देती है। रोकू उसके पास जाकर उसकी स्किल की तारीफ करता है पर साफ कहता है उसने मंगो में आने का प्लान कभी भी नहीं बनाया था। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और एक बड़ा स्पाइडर टाइप डीमन नीचे से बाहर आता है। बोनी रोकू से कहती कि वो बच्चों को प्रोटेक्ट करे और खुद उस जायंट डीमन के सामने आ जाती है, पर वो डीमन सिर्फ एक ही स्लैप में बोनी को दूर फेंक देता है। बोनी समझ जाती है कि जब तक वो सबको बचा रही है तब तक वो इस फाइट को नहीं जीत सकती, इसलिए वो रोको से कहती कि वो बच्चों को ले जाए और मंगो से निकल जाए। रोको उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन कहता है ये सुसाइडल है, पर बोनी सिर्फ मुस्कुराती है और कहती है मेरा सपना है दुनिया का सबसे पावरफुल एक्सोरिस्ट बनने का और एक एक करके हर इविल डीमन को खत्म करना। बोनी की एक सिंपल सी बात ने रोको के दिल को झटका दे दिया था, क्योंकि वही बात कभी वो खुद बोला करता था। लेकिन बोनी उसकी तरफ देखे बिना सीधा उस जायंट डीमन की तरफ बढ़ जाती है। वो अपनी फुल स्पीड में उस डीमन पर चार्ज करती है, लेकिन उसका पावरफुल अटैक सिर्फ उसके लिए आर्मर में एक छोटा सा होल ही बना पाता है। डीमन के डिफेंस को देखकर बोनी एक स्पेशल स्किल एक्टिवेट करती है जिसमें वो अपनी सुपर स्पीड का यूज करके हर सेकंड में 100 से भी ज्यादा अटैक को डीमन पर बरसा देती है। इस बार वो डीमन का एक हाथ काट देती है, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और उसका फेस मास्क भी टूट जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हुए सीधा डीमन से टकरा जाती है, उसे नीचे धकेल देती है, लेकिन अब वो बिल्कुल थक चुकी होती है। उसकी इंसेंटमेंट्स एक्सपायर हो चुकी होती है और उसके पास तलिस्मान भी नहीं बचते। बोनी समझ जाती है कि शायद से अब उसका एंड आ चुका है, लेकिन उसी वक्त रोकू उसके सामने आ जाता है। रोकू गुस्से में उससे कहता है तुम सारे डीमन को खत्म करने की बात कर रही हो, लेकिन एक भी नहीं निपटा पाई। बोनी को उसकी बात काफी चुभती है, लेकिन रोकू फिर कहता है अगर तुम मर गई तो किसी को बचा भी नहीं पाओगी। ये बात सुनकर बोनी चुप हो जाती है, लेकिन रोकू अपने हाथ में एक काला तलिस्मान पकड़ता है और एक पावरफुल चैंट बोलने लगता है। लेकिन उस चैंट के साथ उसकी आंखों के सामने उस रात की यादें आ जाती है जब उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया था। पर इस बार रोकू अपने दर्द से लड़ता है। उसे याद आता है कि कभी उसका और बोनी का एक ही ड्रीम था, दुनिया को बचाना। इसी सोच से उसका मंत्र कंप्लीट हो जाता है और एक गोल्डन इंशेंटमेंट उसके राइट आर्म पे चमकने लगती है, जो तुरंत उसके तलिस्मान में शिफ्ट हो जाती है। अगले ही मोमेंट उसका हाथ आग में जलने लगता है और वो हाथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक स्पेशल ग्रेड इंशेंटेड पंच में। उस नए इंशेंटेड पंच के साथ रोको फुल पावर में जायंट डीमन को मुक्का मारता है और डीमन का बॉडी अंदर से फट जाता है और वो फाइनली एक्सोरिस हो जाता है। बोनी सब कुछ देखकर बहुत ही शॉक्ड होती है। वो कहती इतनी पावर मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन रोको सिर्फ इतना कहता है प्लीज किसी को मत बताना, मैं एक्सोरिस्ट नहीं बनना चाहता। बोनी उसकी बात पर नाराज हो जाती है क्योंकि वो उसे बचाने के लिए आ गया था, इसलिए वो उसका पैर जोर से स्टॉम्प कर देती है। फिर वो एक पोर्टल ओपन करती है रियल वर्ल्ड के लिए और जाते जाते बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं थी। रोको बस मुस्कुराकर कहता है तो ठीक है, मैं भी तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी बोनी रुकती है और अपना नाम बताती है, बोनी नियो। रोको भी क्यूरियोसिटी से अपना नाम बता देता है। उसके मन में चलता है कि अब वो क्या बोलेगी, लेकिन बोनी बिना कुछ बोले सीधा चली जाती है। रोको बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब अपने ड्रोम में वापस आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बोनी वहाँ पर होती है और जैन और सब लोग उसके साथ वीआईपी जैसे बिहेव कर रहे होते हैं। रोको गुस्से में जैन से पूछती कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, तो जैन बताता है कि अब से ये हमारे साथ यहीं पर रहेगी। रोको को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो घूरते हुए बोनी को देखता है, जिससे कि बोनी भी इरिटेट हो जाती है। रोको अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। वो बहुत ही थक चुका होता है सबके बुरा बर्ताव से। हर कोई उसे घटिया तरीके से ट्रीट करता है और उसका बस हो चुका होता है। अगली सुबह वो गुस्से में उठता है, लेकिन उठते ही देखता है कि बोनी उसके नाक और मुंह बंद कर रही होती है ताकि उसकी सोरिंग बंद कर सके। रोको बहुत ही हैरान होकर उससे पूछते हैं तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। बोनी बिना झिझक कहती है उसे मैंगो चलना होगा, क्योंकि वो दोनों एक फ्रेंडली कंपटीशन के थ्रू अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहती है। रोको सीधा कह देता है ये सब नहीं होने वाला है और उसे रूम से धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि कल जो उसने फाइट की थी वो बस गुस्से में की थी, वो दोबारा कभी नहीं लड़ेगा क्योंकि उसे एक्सोरिस से नफरत है। उसी वक्त राव सबको जगाने के लिए आता है। एक डीमन से डील करना होता है और वो अचानक रोको की बात सुन लेता है। उसने कल फाइट की थी। रोको बहुत ही चौंक जाता है, पर सिचुएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसलिए वो कुछ कहता नहीं। बोनी तुरंत टीम को ज्वाइन कर लेती है और रियो के साथ 2 और लड़कियों को लेकर मंगो निकल जाती है। वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक जायंट फ्रॉग डीमन दिखाई देता है। बिना किसी वेट के बोनी सबसे पहले उस डीमन की तरफ दौड़ जाती है और डीमन के अटैक को डोज करते हुए उस पर 4 इंशेंटमेंट अप्लाई कर देती है। और जैसे ही लास्ट इंशेंटमेंट कंप्लीट होती है वो अपनी स्वॉर्ड समन करके डीमन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। कुछ ही वक्त में वो डीमन को खत्म कर देती है और उस वक्त वो ये सोचती कि कल रोको इतना पावरफुल था। लेटर रियो बोनी के पास आकर कंफर्म करता है कि क्या रोको ने वाकई में फाइट की थी। बोनी हाँ
में जवाब देती है और कहती है हाँ, वो सच में बहुत ही स्ट्रोंग था। फिर सब लोग ट्रेन से वापस घर जा रहे होते हैं और ट्रेन में रियो बोनी को बताता है कि उसकी रोकू से दोस्ती बचपन से है। तब रोकू एक चेयरफुल लड़का होता है जिसका सपना था दुनिया का सबसे स्ट्रोंग एक्सोरिस्ट बनने का। लेकिन एक दिन उसके साथ एक ऐसा ट्रेजेडी होता है जिसके बाद उसने एक्सोरिस्ट बनना ही छोड़ दिया। दूसरी तरफ रोकू भी उस दिन के बारे में सोच रहा होता है जब से उसकी मुलाकात बोनी से हुई थी। तब से उसकी जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती है। थक कर वो वॉशरूम चला जाता है अपना फेस धोने के लिए, लेकिन वो नोटिस नहीं करता है कि डोर पर ऑक्यूपिड लिखा होता है। वो सीधा अंदर चला जाता है और सामने से बोनी टॉवल में निकलती हुई दिख जाती है। रोकू तुरंत शर्मा जाता है और डोर को बंद कर देता है, लेकिन बोनी इतना गुस्सा हो जाती है कि वो उसके पीछे दौड़ पड़ती है उसे मारने के लिए। रोकू अपनी फुल स्पीड में भागता है और भागते भागते एक आदमी से टकरा जाता है जो कि सिर्फ अंडरपैंट्स में होता है। गेट पर पहुंचकर रोकू चिल्लाता है ये कौन परवेट है। तभी एक छोटी सी बूढ़ी सी झुंझुरों वाली औरत उसके सामने बोनी की सेवा करती है और रोकू को डांट कर कहते कि अरीमा के साथ तमीज से बात करो, वो सभी एक्सोरिस्ट की हेड है। फिर अरीमा सबके सामने आकर एक लंबी कहानी सुनाता है वो सिर्फ अंडरपैंट्स में क्यों है, और उसके बाद फाइनली वो असली टॉपिक पर आता है जो कि रोकू और बोनी से रिलेटेड होता है। अरीमा तुरंत जैन को ऑर्डर देता है कि सभी लोगों को हेल ऑफ 5 एलिमेंट्स में बुला लो। फिर एक बूढ़ा बाबा सबको एक नियर बाय श्रेणी में ले जाता है जहाँ पर एक हिडन स्टार केस एक्टिवेट हो जाता है एक ट्रैप स्विच दबाने से। जब सब लोग उस स्टेयर के नीचे उतरते हैं तो उन्हें एक जाइंट हॉल दिखाई देता है जहाँ पूरे जापान के सीनियर एक्सोरिस्ट ऑलरेडी असेंबल हो चुके होते हैं। वहाँ कुछ लोग तुरंत बोनी को इम्प्रेस करने लगते हैं क्योंकि वो एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है। तभी अरीमा सबके सामने प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है और सबको बताता है कि उसे एक डिवाइन ओरेकल मिला है। उस ओरेकल के मुताबिक डीमंस और एक्सोरिस्ट के बीच चल रही लंबी वॉर अब खत्म होने वाली है क्योंकि जल्दी मीको का अपीयरेंस होने वाला है। अरीमा एक्सप्लेन करती कि मीको गॉड का चाइल्ड होगा जिसके पास एक्सोरिज्म अनइमेजिबल पावर होगी। वो अकेला ही सभी डीमंस को एक्सोरिस करेगा और मंगो जैसे शैतानों का सामना करेगा और इस दुनिया में ट्रू पीस लेकर आएगा। ये सब सुनकर सभी एक्सोरिस खुशी से झूम उठते हैं और वो तुरंत पूछती कि वो मीको कौन है। तब अरीमा स्टेज से बोनी का नाम लेती है। सबको लगता है कि वो ही मीको होगी क्योंकि वैसे भी वो सबसे स्ट्रॉन्ग और स्पेशल थी। लेकिन जैसे ही बोनी सेंटर स्टेज तक पहुंचती है अरीमा एक और नाम लेती है रोकू। सभी लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं, खुद रोकू भी, लेकिन राव उससे कहता है जाओ पहले तुम जाओ। अरीमा डिक्लेयर कहती कि बोनी और रोकू के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है इस हॉल में और उन्हें चाहिए कि वो सबके सामने अपनी पावर का डेमोन्स्ट्रेशन डील करें एक रियल फाइट के थ्रू। रोकू सीधा कह देता है मैं तुम्हारी ये स्टूपिड गेम्स नहीं खेलने वाला हूँ, लेकिन बोनी ऑलरेडी रेडी होती है फाइट के लिए। वो बिना रुके रोकू पर अटैक करती है क्योंकि उसे हराकर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोरिस्ट का टाइटल जीतना चाहती थी। रोकू सिर्फ उसके अटैक को डोज करता है बिना फाइट के लिए और बार बार उससे कहता है रुक जाओ मुझे लड़ना नहीं है, लेकिन बोनी उसे जोर से जमीन पर गिरा देती है। अरीमा ये सब देखकर कहता है एक ऐसा एक्सोरिस्ट जो कि लड़ता नहीं, वो एक कमजोर एक्सोरिस्ट है, बहुत ही बेकार होता है। फिर वो रोकू के पुराने दोस्तों की डेथ का मजाक उड़ाने लगता है। वीक एक्सोरिस्ट तो वैसे भी जल्द ही मर जाते हैं जैसे तुम्हारे दोस्तों के साथ हुआ। ये सुनते ही रोकू का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उसका रेंज एक्सप्लोड कर जाता है। वो अपना ब्लैक तालिस्मान निकालता है और अपने हाथ में एक इंशेंट ले लेता है और अरीमा की तरफ चार्ज करता है, लेकिन बीच में बोनी आ जाती है और कहती है तेरा ओपोनेंट मैं हूँ। बोनी अपनी सोर्ड को फ्लेम से इंशेंट करती है और रोकू पर अटैक करती है, लेकिन रोकू अपने पंच की हवा के प्रेशर से ही उसकी फ्लेम और सबको दोनों को पीछे उड़ा देता है। इसके बावजूद बोनी हार मानने को रेडी नहीं होती। वो कहती कि उसे हराकर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सोरिस्ट बनेगी, लेकिन रोकू गुस्से में चिल्ला देता है शट अप, मुझे ये सब नहीं सुनना है। जब बोनी उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि उन दोनों का भी सपना ड्रीम एक ही था, तो रोकू और गुस्सा हो जाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से स्टोन्स उठाकर बोनी की तरफ फेंक देता है। बोनी पीछे गिर जाती है, लेकिन तभी उसे अपने माँ बाप की डेथ की याद आती है। वही दर्द उसके लिए एक इनक्रेडिबल एनर्जी जगाता है जो रोकू को वापस पीछे धकेल देती है, जिससे कि वो उस पर दोबारा से अटैक करने जाता है। बोनी एक धमाके के साथ रोकू पर चार्ज करती है। उसकी स्पीड इतनी हो चुकी होती है कि रोकू उसके मूवमेंट्स को प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं कर पा रहा होता है। हर तरफ से बोनी उस पर अटैक करती रहती है, इसलिए रोकू जमीन पर जोर से हाथ मारकर शॉक वेव क्रिएट करता है और बोनी का रास्ता ब्लॉक कर देता है। बोनी तुरंत वॉल का यूज करके हवा में जंप करती है ताकि ऊपर से अटैक करे, लेकिन रोकू इस बार रेडी होता है। जैसे ही वो पंच मारता है बोनी अपनी ब्लेड से काउंटर करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अब एमा सेटिस्फाइड हो चुका होता है। वो एक स्पेशल तलिस्मान का यूज करता है जो तुरंत दोनों के इंशेंटमेंट को कैंसिल कर देता है। बोनी सीधा रोको के ऊपर जाकर गिर जाती है और जब तक दोनों उठते हैं तब तक एमा वहाँ पर आ जाता है और रोको से माफी मांगता है उसके दोस्तों को इंसल्ट करने के लिए। बोलता है कि उसका इंटेंशन कभी भी बुरा नहीं था, वो बस रोको की असली पावर को बाहर लाना चाहता था। उसके बाद एमा सभी एक्सोरिस्ट की तरफ मुड़कर उनसे पूछती है कि अब वो दोनों लोगों की पावर को देखकर सेटिस्फाई या फिर नहीं, जिसे उसने ट्विन
स्टार एक्सोरिस्ट के रूप में चुना है। ये सुनकर सब लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, स्पेशली जैन और वो छोटी सी हाइट वाली ओल्ड लेडी। लेकिन रोकू और बोनी दोनों अब तक समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है। तब एमा उन्हें बताता है कि ट्विन स्टार एक्सोरिस्ट का टाइटल उन दो पावरफुल एक्सोरिस्ट को मिलता है जिनके फ्यूचर में होने वाले बच्चे मीको खिलाएंगे, जिन्हें जन्म लेकर डीमंस का हमेशा के लिए अंत करना होता है। फिर एमा तुरंत दोनों को हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर कर देता है और बोलता है कि अब तुम दोनों एक बच्चा पैदा करो। ये सुनकर रोकू और बोनी दोनों की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। दोनों एक दूसरे को हैरत से देखते हैं। अगली सुबह रोकू डाइनिंग हॉल में बोनी से टकरा जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने से भी कतराते हैं। तभी दो और एक्सोरिस्ट वहाँ पर आ जाते हैं। रेड मोहाक वाला बंदा तेज और उन दोनों को फ्यूचर कपल कहकर चिढ़ाते हैं, और जो बंदा एच एनिमे स्टाइल में होता है सिन, और वो कहता है कि तुम दोनों आज से ही एक रूम में रहने वाले हो। बोनी गुस्से से एक्सप्लोड कर जाती है और कहती है कि उसने एक्सोरिस्ट बनने का फैसला घर बसाने के लिए नहीं किया। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। रोको के दोस्त उसे सजेस्ट करते हैं कि अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करके एक पावरफुल एक्सोरिस्ट बनकर उसका दिल जीत ले। तभी राव वहाँ पर आता है और रोको को बताता है कि बोनी आज से उसके साथ सेम स्कूल में पढ़ेगी, तो उसका ध्यान रखना। ये सुनकर रोको बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और जब क्लास में पहुंचता है तो देखता है कि बोनी सच में उसकी क्लास में है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब एमा का ही प्लान है। क्लास के हर लड़के बोनी को देखकर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वो काफी प्रिटी होती है और फिजिकल एजुकेशन क्लास में बॉयज से बेटर परफॉर्म करके लड़कियों का भी दिल जीत लेती है। लंच ब्रेक के टाइम वो अकेले रूफ टॉप पर पहुंच जाती है। तभी उसकी फेमिलियर कानाको एक डीमन की एनर्जी महसूस करती है जो राव और उसकी टीम को काफी जगह तकलीफ दे रही होती है। वेनी तुरंत समझ जाती है कि वो डीमन पावरफुल है, तो वो रोको की चाइल्डहुड फ्रेंड और क्लास प्रेसिडेंट मारीना से कहती है कि वो कोई एक्सक्यूज बना ले ताकि वो स्कूल से जल्दी निकल सके। रोको उसका पीछा करता है और बोनी उसे डीमन के बारे में बताती है जिसे राव की टीम फाइट कर रही होती है। उस लड़की ने रोको से कहा कि उन सभी बच्चों को बचाने के लिए जा रही है और उसे भी उम्मीद है कि एक दिन वो भी उसके साथ चलेगा। रोको वापिस से क्लास में आता है लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उसके हाथ पर ही था जो मयूरा नोटिस कर लेती है। स्कूल के बाद उसे जबरदस्ती एक अम्यूजमेंट पार्क में ले जाती है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। वहीं दूसरी तरफ बोनी पहुंचती है थियोन में जहां पर रियो और उसकी टीम ऑलरेडी थक चुकी होती है। बोनी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी यूजुअल 4 एलिमेंट्स एक्टिवेट करती है जिससे कि उसकी एबिलिटी बूस्ट हो जाती है। उसके बाद अपनी ब्लेड में भी एक पावरफुल इंचेंटमेंट डालती है। बोनी एक बड़ा अटैक करके जाइंट डीमन की तरफ रश करती है लेकिन डीमन इतना पावरफुल था कि एक ही अटैक में गिरने वाला नहीं था। जब बोनी वापस से ग्राउंड पर लैंड करती है एक और डीमन उसके पीछे आ जाता है लेकिन रियो उसकी प्रोटेक्शन करता है और उससे कहता है कि पूरा ध्यान सिर्फ उस जाइंट डीमन पर ही दो। बोनी कंटिन्यूसली डीमन पर अटैक करती रहती है लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब डीमन इतने पावर से रोलर कोस्टर ट्रैक पर हिट करता है कि अर्थ और अनु के बीच में एक पोर्टल टेम्परेरी ओपन हो जाता है। इस वजह से रियल वर्ल्ड में अर्थक्वेक आ जाता है जिससे कि अम्यूजमेंट पार्क का रोलर कोस्टर टूट जाता है और ये वही अम्यूजमेंट पार्क होता है जहाँ पर रोकू मयूरा के साथ होता है। रोकू बिना सोचे समझे उन बच्चों को बचाने के लिए भागता है जो रोलर कोस्टर में फंसे होते हैं। उन्हें देखकर उसे अपने पुराने दोस्तों की याद आ जाती है जिन्हें वो बचा नहीं पाया था। वहीं दूसरी तरफ बोनी अपने अल्ट्रा स्पीड अटैक से डीमन को अवेकन करती है और फिर एक पावरफुल स्ट्राइक से उस बच्चे को 2 टुकड़े कर देती है। रियल वर्ल्ड में वापस रोकू मयूरा को उसके घर छोड़ता है और उसका शुक्रिया अदा करता है अम्यूजमेंट पार्क ले जाने के लिए। मयूरा ऑलरेडी गैस कर लेती कि रोकू किसी एक्सोरिज्म से रिलेटेड इशू फेस कर रहा है लेकिन रोकू कहता है कि उसे उसके साथ चलना अच्छा लग रहा है। रात को बोनी एक पॉन्ड के पास बैठी होती है जब अपने भाई से की गई प्रॉमिस याद करती है कि एक दिन वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सोरिस्ट बनेगी। तभी राव वहाँ पर आता है और दोनों रोकू के बारे में बातें करने लगते हैं। राव कहता है कि बोनी वो इंसान है जो कि रोकू के अंदर फिर से वो एम्बिशन जगा सकती है एक स्ट्रॉन्ग एक्सोरिस्ट बनने की। बोनी हंसकर कहती है लगता है कि राव रोकू के लिए ज्यादा ही केयर करता है। राव मुस्कुराते हुए कहता है रोकू मेरे लिए छोटे भाई जैसा है। ये कहकर वो जाता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि रोकू ये सब सुन रहा होता है। दूसरी तरफ से अगले दिन राव एक टीम मीटिंग बुलाता है और वो दोनों बॉयज एक्सोरिस्ट एसोसिएशन के नियर बाय ऑफिस जा रहे होते हैं रिपोर्ट सबमिट करने के लिए और बोनी घर पर रुककर अपनी सूट का मेंटेनेंस करवाती है। राव रोकू से पूछते हैं कि तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। रोकू कहता है कुछ भी नहीं। राव उसे पढ़ने के लिए कहता है और कंटिन्यूसली उसे डांटना शुरू कर देता है जिससे इरिटेट होकर रोकू घर से निकल जाता है। रोकू जानता है कि राव उसके लिए चिंता करता है लेकिन उसका ज्यादा चिंता करना कभी कभी उसे परेशान कर देता है। जब रोकू यूं ही बिना किसी डायरेक्शन के घूम रहा होता है तब दूसरी तरफ राव और उसकी टीम एक ऐसे घर में घुस जाती है जहाँ के लोग हर महीने गायब हो जाते हैं। वो लोग उस जगह के एक्सोरिज्म करने के लिए जाते हैं। घर के रूम में जाते ही उन्हें अजीब सा डर और हैवी प्रेशर महसूस होता है। राव तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पर कोई पावरफुल डीमन छुपा हुआ है, इसलिए वो तुरंत मैदानों की तरफ गेट को ओपन करता है और जैसे ही गेट खुलता है उनके सामने एक ह्यूज डीमन आ जाता है जिसके 2 सिर होते हैं। वो डीमन एक जोर का अटैक करता है अस्तु और सिन पर। अटैक इतना पावरफुल होता है कि दोनों पेन में गिर जाते हैं और जब तक संभलते राव वहाँ से गायब हो चुका होता है। तभी दूसरी तरफ रोकू चुपके से उसी घर में घुस जाता है बिना किसी को बताए। लेकिन अचानक दरवाजा खुलता है और वहाँ पर थके हारे अस्तु और सिन आ जाते हैं।
हैं। दोनों भागते हुए आ रहे होते हैं और बहुत ही घबराए हुए होते हैं और रोकू को बताते हैं कि एक डीमन उन पर अटैक किया है और राव को ले गया। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन रास्ते में इतने सारे डीमंस थे कि उसे कुछ भी नहीं कर पाए। ये सुनते ही रोकू बहुत ही पैनिक हो जाता है और तुरंत भागता है बोनी के रूम में और उससे गिड़गिड़ा कर कहता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ दे दो। वो कहता है कि उसे लड़ने से डर लगता है, लेकिन राव को उसे खोने का डर कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि राव उसके लिए एक भाई की तरह है। वो बोनी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी मदद करे राव को बचाने के लिए। बोनी उससे कहती कि अपना सिर ऊपर उठाओ, एक एक्सोरिस्ट को कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, लोगों को बचाने के लिए ये उनका फर्ज होता है। दूसरी तरफ मैडोनो में राव मुश्किल से बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा थक चुका होता है कि अब फाइट करना बहुत ही मुश्किल हो चुका होता है। उसके पास वापस जाने के लिए कोई तालिस्मान भी नहीं बचा होता। तभी वो डीमन उसे पकड़कर पीटने लगता है और जैसे ही वो उसको खाने वाला होता है, अचानक से एक आवाज गूंजती है, राव वहां से आ चुका होता है। वो सीधा उस बड़े डीमन पर पंच करता है और उसका पंच इतना पावरफुल होता है कि वो जायंट डीमन एक ही बार में उड़ जाता है। उसके बाद रोकू राव के पास जाता है और कहता है कि वो जख्मी पड़ा है। वो उससे कहता है कि इतना रेकलेस क्यों बन रहा हुआ है। तब राव उसे एक सर्वेंट कार्ड दिखाता है जो कि रोकू ने उसे पहचान में दिया था। रोकू ने बचपन में उससे कहा था कि जब वो सबसे पावरफुल एक्सोरिस्ट बनेगा तो उसे अपना सर्वेंट बनाएगा। ये बात वो उसे हमेशा मजाक में कहता था। ये कार्ड देखकर रोकू बहुत ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इतने सालों के बाद भी राव ने उस कार्ड को संभाल कर रखा होता है। लेकिन तभी एक डीमन अचानक से पीछे से उस पर अटैक करता है। रोकू तुरंत एक पंच मारकर उसे उड़ा देता है, लेकिन छोटे छोटे कई डीमंस वहां पर आ जाते हैं जो कि शायद से अपना मजा लेना चाहते हो। तभी बोनी भी वहां पर आ जाती है और अपनी लाइटनिंग स्पीड से उन सब छोटे डीमंस को काटना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी आसपास डीमन की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है और वो बंदा डीमन अब भी उठ चुका होता है, अब सिर्फ एक सर के साथ, लेकिन उसकी रेंज और भी ज्यादा होती है। रोकू बिना सोचे समझे उस बड़े से डीमन की तरफ भागने लगता है, लेकिन रास्ते में फिर से छोटे डीमंस उसे घेर लेते हैं। तब बोनी आगे बढ़ती है और उसकी मदद करती है और फिर वो दोनों मिलकर बड़े डीमन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन रोकू सबसे आगे भाग जाता है, क्योंकि उस बड़े डीमन को खुद ही हराना चाहता था। वो डीमन के अटैक को आसानी से डोज करता है और फिर एक पावरफुल पंच से उस जाइंट डीमन को खत्म कर देता है। इतने में बोनी भी अपना काम कर चुकी होती है, उसे सारे छोटे डीमंस को मिटा दिया होता है। रोकू तुरंत राव के पास जाता है और उसे सुबह वाली बात के लिए माफी मांगता है, क्योंकि उसने सुबह उस पर गुस्सा निकाला था। राव हंसकर मुस्कुराता है और दोनों दोस्त एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए रियल वर्ल्ड की तरफ लौट आते हैं, जहां ऐसू और सिन उनका इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद बोनी भी घर के बाहर आती है। उसने उस घर को प्यूरिफाई कर दिया होता है। रोकू उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन बोनी कहती कि उसके लिए थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। रोकू उससे कहता है कि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी हो, लेकिन बोनी हंसकर कहती है तुम बिल्कुल वैसे ही बेकार हो जैसा कि मैंने सोचा था, लेकिन जब लड़ते हो तब कूल लगते हो। रोकू को समझ में नहीं आता है कि इस बात का क्या रिएक्शन दे, इसलिए अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है और अगले दिन फिर से बोनी से झगड़ा शुरू कर देता है। अगले दिन रोकू राव से हॉस्पिटल में मिलने आता है अपने साथ कुछ स्नैक्स लेकर, और दोनों मिलकर बातें करते हैं कि क्या वो एक्सोरिज्म फिर से शुरू करें। लेकिन राव उससे कहता है कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन उसके लिए बहुत ही बड़ा होगा, इसलिए वो टाइम ले सकता है। उसके बाद रोकू घर लौट आता है। वहाँ पर बोनी और सब लोग तलिस्मान बना रहे होते हैं। सभी लोग बोनी की स्किल से बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। तब बोनी रोकू से कहती है कि तुम भी कुछ तलिस्मान ट्राई करो, लेकिन जब रोकू तलिस्मान ड्रॉ करता है तब सिर्फ पेपर और इंक की बर्बादी होती है। तब जन हाफ्ता हुआ रूम में आता है और कहता है बहुत ही सारे डीमंस थोड़ी देर पर दिखने वाले हैं, हमें तुरंत वहां पर जाना होगा उन्हें रोकने के लिए। नियो तुरंत कमांड संभालता है और रोकू से कहता है कि तुम भी चलो। रोकू हाँ कह देता है, लेकिन स्टाइल में कहता है वैसे भी कुछ खास काम नहीं है तो बस यही घूमने आ रहा हूँ। फिर सब लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत ही एलिमेंट्री स्कूल जैसा होता है। वहाँ एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को ढूंढ रहा होता है, जो कि अचानक गायब हो गए होते हैं। यो बिना टाइम वेस्ट के एक गेट को ओपन करता है मैंगो की तरफ और तुरंत वहाँ पर भागता है उन बच्चों को बचाने के लिए जिन्हें एक डीमन चेस कर रहा होता है। थोड़ी देर में बोनी भी फाइट में आ जाता है। वो सभी डीमंस को जो बच्चों के पास होते हैं अपनी स्पीड से काट कर गिरा देता है, लेकिन डीमंस की संख्या अब भी काफी होती है। तब रोकू डिसाइड करता है कि वो अपने स्पेशल मूव का यूज करेगा। वो कुछ रॉक्स लेकर डीमंस पर शूट करता है, लेकिन पहली बार वो तलिस्मान लगाना भूल जाता है। दूसरी बार वो ध्यान से रोक पर तलिस्मान शैंट करता है और फिर इतनी स्पीड से शूट करता है कि एक ही हिट में डीमंस खत्म हो जाता है। बोनी भी अपने स्पेशल मूव यूज करता है। अपनी स्पीड का यूज करके डीमंस पर लिबिट्स अटैक करती है और रोकू उसके सपोर्ट में आ जाता है। यो तब अस्तु और सिन से कहता है कि बच्चों को एविक्यूएट करो और वो गेट को ओपन करने वाले होते हैं। तभी जमीन से कुछ डीमंस बाहर आ जाते हैं और उन्हें चोट पहुंचाते हैं। बच्चे अब डर से कांप रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अस्तु और सिन हिम्मत नहीं हारते और मुश्किल से बच्चों को वहां से सेफली निकाल ही लेते हैं। रोकू थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, जैसे उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन इसी बीच एक डीमन उसे पकड़ लेती है। तब अचानक से एक पावरफुल
अटैक आता है जो कि उस डीमन को उड़ाकर जमीन पर फेंक देता है। जब धूल मिट्टी हटती है तो एक रेड हेयर वाला एग्जोरिस्ट सामने आता है। सारे डीमंस उसके आसपास घेर लेते हैं, लेकिन वो अपनी तलवार से एक स्पेशल इंशेंटमेंट लगाता है जिससे कि वो सोड एक स्पेशल ग्रेड वेपन बन जाता है। वो अपनी तलवार को एक जमीन में घुसा देता है जिससे कि एक ऐसी आग की तूफान सी उठती है जो कि सारे डीमंस को एक ही बार में जलाकर खत्म कर देती है। सब उसकी पावर को देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं। फिर वो रेड हेड एग्जोरिस्ट रोकू और उसकी टीम के पास आता है। रोकू उससे पूछते कि वो कौन है, लेकिन वो उससे कहते कि पहले तुम अपना नाम बताओ। तभी बोनी उस रेड हेड को पहचान जाती है। उसका नाम होता है शिमैन, जो कि 12 गार्डियंस में से एक होता है। अस्तु को समझ में आता है कि 12 गार्डियंस क्या होते हैं, तो कनाको उससे बताती है कि ये वो लोग होते हैं जो कि सबसे पावरफुल एग्जोरिस्ट होते हैं। उनके पास स्ट्रेंथ, नॉलेज और एक्सपीरियंस तीनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। सिमान यहाँ पर स्पेशली रोको से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन सबसे पहले वो रोको को एक पंच मार देता है क्योंकि बैटल के दौरान रोको एक मोमेंट के लिए डिस्ट्रैक्टेड हो गया था और एक एग्जोरिस्ट के लिए डिस्ट्रक्शन एक बहुत ही बड़ी गलती होती है। सिमेन बोनी को देखता है और बोलता है कि उसके जैसा पैथेटिक पार्टनर होने का उसे अफसोस है और बोनी इस बात से एग्री भी करती है। तभी जमीन के अंदर से एक और डीमन निकलता है जो कि दूसरे डीमन को खाकर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। वो किंग कुंग जैसा एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है जो कि जमीन पर एक हाथ मारकर शॉक वेव क्रिएट करता है। इस वेव की वजह से अस्तु और सिन दोनों बेहोश हो जाते हैं। रोको गुस्से से धधक उठता है और सीधा डीमन की तरफ दौड़ता है। सिमेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बैनी उसे पकड़ लेती है और कहती है चाहे रोको में जितनी भी कहानियां पर वो एक जबरदस्त एग्जोरिस्ट है। रोको अपने स्पेशल ग्रेड इंशेंटमेंट एक्टिवेट करता है और अपना मुक्का उस नाइट किंग कोंग डीमन को टकरा देता है। एक ही पंच में वो डीमन धुआं बन जाता है। तभी सीमेन को अरिमा का कॉल आता है जहां उसे तुरंत हेडक्वार्टर्स वापस आने को बुलाया जाता है क्योंकि एक अर्जेंट मिशन में होता है। सिमोन बिना देरी के रियलिटी गेट ओपन करता है और सामने घुस जाता है। रोको भी उसके पीछे पीछे चला जाता है क्योंकि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ होता है, लेकिन जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में पहुंचता है उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। बोन और सभी दूसरे मैंगो से भी बाहर आ जाते हैं और दोनों लड़के उनका शुक्रिया अदा करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। रात में सब लोग डिनर करते हैं। अस्तु और सिन बार बार सीमेन की तारीफ कर रहे होते हैं। खुद रोको भी ये मानता है कि सीमेन सच में बहुत ही पावरफुल है, चाहे वो उससे 2 साल बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट को वो छुपाए रखता है। अगले दिन स्कूल में कुछ लड़कियां बोनी से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन बोनी को कुछ अजीब फील होता है जैसे कोई डीमन आस पास हो। वो बिना प्रॉपरली बात किए क्लास से निकल जाती है। इस वजह से स्कूल में थोड़ा सा बज क्रिएट हो जाता है और मयूरा को लगता है कि कहीं बोनी किसी गलत कंपनी में तो नहीं आ गई। अगले दिन मयूरा इसलिए बोनी से थोड़ा एक्स्ट्रा फ्रेंडली बिहेव करने लगती है। पूरा दिन मयूरा बोनी के साथ रहती है और बोनी उससे पूछती कि वो ये सब क्यों कर रही है, तो मयूरा कहती कि वो नहीं चाहती कि बोनी किसी भी डेंजरस लोगों के साथ रहे। ये सुनकर बोनी थोड़ा सा पैनिक कर जाती है। उसे लगता है कि मयूरा को उसके एग्जोरिस्ट होने के बारे में सब कुछ पता चल गया, तो उस एयरहेड लड़के टाइप से कहती कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपना ख्याल खुद अच्छे से रख सकती है, स्पेशली जब वो घर से जा रही होती है। लेकिन बोनी की दिमाग में चल रहा होता है कि मरीना उसकी दोस्ती के लिए कितनी डिस्परेट थी, पर अभी उसके पास दोस्ती और ऐसे डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम नहीं है। थोड़ी देर के बाद राव हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर ड्रोम में आता है। सब लोग उसके लिए वेलकम की एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। राव अगले दिन से वापस मिशन पर जाने का प्लान बनाता है, लेकिन रोकू नोटिस करता है कि उसकी ताकत अभी तक फुल ठीक नहीं हुई है, इसलिए वो कैजुअली उसकी हेल्प ऑफर करता है। सब लोग ये सुनकर बहुत ही शौक हो जाते हैं और फिर राव मजाक मजाक में रोकू के बाल बिगाड़ते हुए कहता है कि लगता है कि तो अब रिस्पॉन्सिबल होने लगा है। अगले दिन बोनी एक दिन का ब्रेक लेती है और राव के कहने पर अपनी जगह टीम के साथ रोकू चला जाता है। बोनी अपनी छुट्टी के दिन को ज्वाइन के लिए निकल जाती है, पर वहाँ भी मयूरा पहुँच जाती है। उसका सिर्फ एक ही मिशन होता है, बोनी को जीत लेना। मयूरा उसे अपने फेवरेट स्वीट शॉप पर ले जाती है और बोनी के लिए उसकी फेवरेट मिठाइयाँ खरीदती है और जिद पर होती है आज बोनी डेंजरस जगह पर नहीं जाएगी। बोनी कहती है कि आज उसकी जगह पर कोई और गया हुआ है, एक ऐसा इंसान जो कि उसे यूजलेस बोलती है, लेकिन जब वो सीरियस होता है तो उससे ज्यादा इंस्पायरिंग कोई भी नहीं होता। ये बात सुनते ही मरीना के दिमाग में तुरंत रोको का नाम आता है। तभी रूम अंधेरा होने लगता है और दोनों लड़कियां बाहर आ जाती हैं तो देखती हैं कि आसमान में एक क्रैक यानी कि फिस्यूर बन गया है जो कि अर्थ और मैदानों को कॉन्टेक्ट कर रहा होता है। बैनी बिना किसी देर के गेट के तलिस्मान का यूज करके मैदानों के अंदर चली जाती है। तब जाकर मरीना को फाइनली समझ में आता है कि बोनी एक्चुअली एक एग्जोरिस्ट है। मैदानों के अंदर बोनी डीमंस को खत्म करती है और एक इंसान को बचा लेती है जिससे कि वो लोग किडनैप करने वाले होते हैं। जब वो रियल वर्ल्ड में वापस आती है तो मरीना उसे जोर से गले लगा लेती है और कहती है कि उसके लिए कितनी चिंता कर रही थी। मीरा रोती हुई उसकी इमोशन एक्सप्रेस करती है और बोनी भी फाइनली उसे हक करके उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं और मयूरा कहती कि बोनी को उससे पहले सच बता देना चाहिए था क्योंकि वो भी एग्जोरिस्ट की एक फैमिली से बिलोंग करती है और जो ओल्ड मैन जैन है वो एक्चुअली मयूरा का दादाजी होता है। मयूरा बोनी से पूछती कि वो कहाँ पर रहती है और जब बोनी उसे आंसर देती है तो मयूरा उसके जवाब से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। उधर मैंगो के अंदर रोकू अपनी रोक बुलेट टेक्निक का यूज करके कुछ डीमंस
डीमंस को इजीली हरा देता है। लेकिन तभी जमीन के नीचे से और भी ज्यादा डीमंस बाहर आ जाते हैं। टीम उससे फाइट करती है पर एकदम से जमीन टूटने लगता है। एक जायंट डीमन बाहर आता है जो कि एक पावरफुल सोनिक वेव रिलीज करता है जो कि सबको पीछे धकेल देता है। राव उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो डीमन उसे फेंक देता है और फिर अस्तु और सिन के बनाए के बैरियर स्पेल को भी तोड़ देता है। रोकू का गुस्सा अब पीक पर आ चुका होता है। उसने अपना स्पेशल ग्रेड इंशेंटमेंट एक्टिवेट कर लिया होता है और सिर्फ एक ही पावरफुल अटैक से उसने उस जायंट डीमन को धूल चटा दी। उसके बाद सब मैंगो से बाहर आ जाते हैं। घर के सामने सब चिल कर रहे होते हैं मस्ती करते हुए। तभी बैनी और मरीना भी बाहर आ जाते हैं और मीरा तो सीधा रोको पर जंप मारकर उसके ग्राउंड पर तोड़ देती है। उसका मूड बहुत ही खराब था क्योंकि वो ये जानकर बहुत ही शौक में थी कि रोको इतने दिनों से बोनी के साथ एक छत के नीचे रह रहा था। मीरा के दिल में रोको के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्रश था पर रोको को तो इस बात की बिल्कुल भी आइडिया नहीं होती है। वो बस चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। अगले दिन बिना किसी वार्निंग के अरीमा उनके घर पर आ जाता है और रोको को कांग्रेचुलेट करता है उसके एक्सोरिस्ट का काम वापस शुरू करने के लिए। फिर वो दोनों ट्विन स्टार एक्सोरिस्ट से कहता है कि अब उनके लिए एक स्पेशल ट्रायल तैयार करें जिसमें उनका सच में टेस्ट लिया जाएगा। दोनों बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं पर जो होता है उसने उनका दिमाग घुमा दिया। अरीमा उन्हें ले जाता है एक सुपर लग्जरियस वेकेशन विला जिसमें स्विमिंग पूल भी होता है और एक फुल जिम में। वो उन्हें घर का टूर देता है और एंड में ले जाता है उन्हें एक स्पेशल रूम में जहाँ पर सपोजली ट्रायल होना होता है। पर उस रूम में तो एक बड़ा नियर बेड कपल भी बेड होता है। तो अरीमा बहुत ही कैजुअली अनाउंस करता है कि ये घर अब मेरा नहीं है तुम दोनों का है। ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। इस बेड का यूज करो ताकि मीको जल्दी से पैदा हो सके। रोकू और बोनी दोनों एकदम से शॉक हो जाते हैं। रोकू गुस्से में अरीमा को दीवार पर दे मारता है। मैं उस लड़की से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ जिसका टेम्पर इतना खराब हो। और बोनी भी तुरंत बोलती है मैं भी उस इरिटेटिंग लड़के से शादी नहीं करूंगी। तभी जैन भी वहाँ पर आ जाता है और पता चलता है कि ये सब एक प्रॉपर प्लान था। मूवर्स भी बुला लिए गए होते हैं जो कि रोकू और बोनी का सारा सामान उस घर में रख देते हैं। अरीमा, जैन और बाकी सभी लोग निकल जाते हैं। हाथ का उनका फेमिलियर कैचो भी ले जाते हैं पर अरीमा ने इनके लिए अलग अलग रूम्स अरेंज किए होते हैं ताकि ग्राउंडली दोनों एक दूसरे के करीब आ सके। जब रोकू अपने रूम में होता है तो वो एकदम से फ्रीक आउट कर जाता है। उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात पर अटक जाता है कि वो इस घर में अकेला है और एक लड़की भी उसके साथ है सेम एज की। हॉर्मोन्स कंट्रोल में नहीं आ रहे होते। उधर अरीमा अपने सिक्योरिटी कैमरा से सब कुछ देख रहा होता है और एक और रूम में मॉनिटर करता है जहाँ पर बोनी अपने बेड की पोजीशन चेंज करने की कोशिश कर रही होती है पर बेड हिलता तक नहीं। तब अरीमा एक बटन को प्रेस करती है और उसके बाद जो होता है सबका होश उड़ा देता है। रूम के डोर हैंडल्स गायब हो जाते हैं। फिर अचानक से पूरा रूम ही हिलने लगता है। दोनों रूम्स के बीच का होल नीचे चला जाता है। सीलिंग उठ जाती है और फ्लोर टिल्ट होने लगता है। सब कुछ एक क्रेजी मैग्नीज्म से हो रहा होता है। रोको और बोनी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे होते हैं क्योंकि रूम का फ्लोर ऑलमोस्ट 60 डिग्री टिल्ट हो चुका होता है। तभी एक बड़े मॉनिटर पर अरीमा उसे कांटेक्ट करता है और बताता है कि ये उनका पहला ट्रायल है जिसमें उन्हें एक एयर डक्ट के अंदर जाकर बटन दबाना होगा ताकि रूम नॉर्मल हो सके। अरीमा उन्हें टीम वर्क करने को कहता है और वीडियो कट हो जाता है। रूम बिल्कुल एक वॉरिड ऑब्स्टिकल कर्स बन जाता है जहाँ बिना टीम वर्क के क्लियर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। दोनों टीम वर्क करने का डिसाइड करते हैं और रुको पहले बेड की तरफ जंप करता है पर फेल हो जाता है और सीधा मुंह के बल गिरता है। बोनी तुरंत लीप करती है और उस पर ऊपर खींच लेती है लेकिन पुल करते वक्त ऐसा होता है रुको उसके ऊपर गिर जाता है। दोनों का फेस बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाता है पर रुको समहाउ अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। फिर बोनी कहती है कि वो पहले जंप करे और रुको उससे प्लेटफॉर्म देती है ताकि वो दूसरे बेड तक पहुंच सके। लेकिन उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वीक होता है जिसकी वजह से बोनी का नी उसके फेस पर लग जाता है और दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर गिरते हैं। एक और ट्राई के बाद इस बार रुको सक्सेसफुली बोनी को दूसरे बेड तक पहुंचा देता है। बोनी एक बेड सेट नीचे लटकाती है ताकि रुको भी क्लाइंब कर सके। अब वेंट उनसे काफी ऊपर होता है तो रुको कहता है कि बोनी उसके शोल्डर पर चढ़ जाए। बोनी थोड़ा सा ब्लश करती है और मान जाती है और वेंट को ओपन करती है और रुको के कहने पर उसके हेड पर पैर खींचकर चढ़ जाती है। जैसे ही दोनों वेंट के एंड तक पहुंचते हैं वहाँ एक सीन होती है जिसमें कि एक पजल दिया जाता है। सही दीवार मिलने पर एग्जिट का रास्ता खुलता है और गलत जवाब उन्हें दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर भेज देता है। रुको लकीली गैस से ही सही आंसर दे देता है और दोनों फाइनली निकल जाते हैं। जैसे ही वो फ्री होते हैं रुको को राव का कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि एक पावरफुल डीमन ने अटैक किया है और उन्हें तुरंत मदद चाहिए। रुको कहता है कि वो दोनों तुरंत उस जगह पर पहुंचेंगे। वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं जहां एक प्रेइंग मैंटिस जैसे डीमन के अगेंस्ट उनके फ्रेंड्स फाइट कर रहे होते हैं। रुको तुरंत एक सॉलिड पंच मारकर मिंट्स को पीछे धकेल देता है और बोनी पीछे से स्टेप कर देती है। डीमन छुटाने की बहुत ही कोशिश करता है लेकिन रुको बोनी को साइड हटने के लिए कहता है और एक पावरफुल पंच मारकर उसका काम तमाम कर देता है। दोनों एक दूसरे की काफी तारीफ करते हैं लेकिन तभी रुको नोटिस करता है कि बोनी की एक
हेयर पिन मिसिंग है। बोनी पैनिक हो जाती है क्योंकि वो हेयर पिन उसके लेट ब्रदर का गिफ्ट होता है। वो तुरंत उस जगह स्क्रैच करना स्टार्ट कर देती है जहाँ उसने डीमन से फाइट की थी। लेकिन रोको के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो बोनी को लेकर वापस से वेकेशन में चला जाता है और वहाँ एयर डक्ट में उसे उसके हेयर पिन मिल जाता है। बोनी उसका शुक्रिया करती है और पूछती कि उसे कैसे पता था कि ये यहीं पर होगा। रुको कहते कि जब वो मैंगो गए थे तब उसने महसूस किया था कि बोनी में कुछ अलग सा लग रहा है जिसमें वो अपनी यूजुअल सेल्फ नहीं लग रही थी। तभी उसके दिमाग में आया कि शायद से उसका हेयर पिन ही मिसिंग है और ओविला में ही रह गया होगा। बोनी थोड़ा टीज करते हुए पूछती है क्या तुम मुझे इतनी क्लोज से वॉच कर रहे थे। रुको थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और वो कह देता है कि मैं तो बस तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल ऑब्जर्व कर रहा था। उसके बाद दोनों डिनर ऑर्डर करते हैं और जब बोनी अपने रूम की तरफ जा रही होती है तब रुको उसके भाई के बारे में पूछता है। बोनी बैठ जाती है और धीरे से बताती है कि उसका ट्विन ब्रदर सबसे काइंड पर्सन था जो हमेशा उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पुश करता था। लेकिन जब उनके पेरेंट्स की डेथ हुई तो दोनों को अलग अलग रिलेटिव्स ने अडॉप्ट कर लिया और एक दिन उसके पास न्यूज आई कि उसका भाई एक मिशन के दौरान अपने दोस्तों की जान बचाते हुए मारा गया। रुको को बहुत ही बुरा लगता है। उसने ऐसा सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया। वो माफी मांगता है फिर कहता है कि उसे बोनी से थोड़ी सी जेलसी होती है क्योंकि उसके तो कभी पेरेंट्स थे ही नहीं, उसे छोड़ दिया गया था और बाद में कुछ एक्सोरिस्ट ने अडॉप्ट कर लिया, इसलिए वो भी एक्सोरिस्ट बनना चाहता था। उसका कहना होता है कि उसके पास कोई भी रॉयल या फिर स्पेशल इंजीनियरिंग नहीं है जैसे कि वो बोनी के पास है। बोनी हंसकर कहती कि वो सब फर्क नहीं पड़ता, तुम वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग हो, बस बाकी सभी जगह तुम टोटली यूजलेस हो। रोको को ये बात बहुत ही चुभ जाती है और दोनों एक छोटी सी नोकझोंक में आ जाते हैं और इस तरह से जो छोटी सी शांति उनके बीच में होती है वो भी चली जाती है। अगली सुबह मयूर उनसे मिलने के लिए आती है और ये सुनकर लिटरली वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है कि रोको और बोनी की शादी होने वाली है और उनका एक बेबी भी होगा। वो तुरंत फ्रीक आउट कर जाती है लेकिन रोको कहता है कि वो कभी बोनी से शादी नहीं करेगा और बोनी भी एग्री करती है। तब रोको बताता है कि उन दोनों को यहाँ पर जबरदस्ती रोक कर रखा गया है बाय द चीफ एक्सोरिस्ट। पर एमा और मारीना किसी और ही बात से बहुत ही परेशान होते हैं। मारीना तुरंत रोको का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि तुमने फिर से एक्सोरिस्ट का काम शुरू कर दिया क्या है। वो कहती है कि जितना पेन और ट्रॉमा रोको ने झेला है उसके बाद उसने सोचा था कि वो कभी फिर से डीमन के अगेंस्ट फाइट नहीं करेगा। मारीना उससे रिक्वेस्ट करती कि वो ये डेंजरस लाइफ को छोड़ दे लेकिन तब बोनी बीच में बोल पड़ती है रोको ने बहुत ही सारी लाइफ सेव की है, उसने खुद ये पाथ को चूज किया है। मेयर इस बात पर गुस्सा हो जाती है और कहती कि रोको इस डेंजरस वर्ल्ड का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। पर रियो फिर से इंटरप्ट करता है कि अगर तुम रियो के एक्सोरिज्म छीन लोगे तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मारीना फिर से एक पॉइंट बोलती है, उसमें अच्छी बातें भी है जैसे कि वो अब तक संता पर बिलीव करता है और उसने 6 का टेबल भी पूरा याद कर रखा है। ये सुनकर रोको को बहुत ही सीरियस इमोशनल डैमेज होता है और वो लिटरली दोनों लड़कियों से कहता है कि प्लीज बस करो, आई एम डन। मारीना ने फाइनली उससे पूछ लिया तुम चाहते क्या हो। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद रोको बोलता है मैं अपनी पावर का यूज दूसरों को बचाने के लिए करना चाहता हूँ, चाहे इस रास्ते मुझे कुछ भी खोना क्यों ही ना पड़ जाए। मारीना ये सुनकर अंदर से बहुत ही टूट जाती है। वो बस इतना बोलती है ठीक है जो करना है करो और फिर वो घर से भाग जाती है। उसके दिमाग में फिर से वही सीन घूमता है जिस दिन रोको ने रोते हुए अपने सारे बुक्स और तलिस्मान जला दिए थे कहकर कि उसके दोस्तों की मौत सिर्फ उसी की वजह से हुई है। उसके मन में ये सवाल उठता है आखिर ऐसी क्या चीज हुई होगी जो कि रोको को फिर से बदलने पर मजबूर किया। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जब ओविला में वापस जा रही थी एक स्पिरिट उसका पीछा कर रही थी। दूसरी तरफ कनाको बोनी के लिए लंच लेकर आता है, साथ में मयूरा का एक गुड लक चार्म भी लेकर आता है जो उसे जमीन पर मिला देता है। सिर्फ उसी चार्म को देख कर वैनी समझ जाते कि ये स्पेशल आइटम है जो मयूरा की स्पिरिचुअल पावर को छुपा कर रखता है और अगर उसे तुरंत उसके पास नहीं पहुंचाया गया तो डीमंस उसे ढूंढ लेंगे। रोको बिना कुछ सोचे चार्म उठाता है और मयूरा को ढूंढने के लिए भाग जाता है लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एक डीमन जो कि एक लड़के का रूप लिया होता है मयूरा को किडनैप कर लेता है और उसे मेडेनो ले जाता है। वही लड़का एक भयानक डीमन में बदल जाता है और अपने टेंटिकल से मयूरा को जकड़ लेता है जिससे कि उसके पूरे एग्जिस्टेंस को ही खा जाना चाहता हो। मरीना चिल्लाती है कोई मदद करो और तभी एक जोर का पंच आता है। रोको वहाँ पर आ जाता है और डीमन को दूर हटा देता है और मयूरा को बचा लेता है। मयूरा बेहोश हो जाती है तो रोको उसे धरती पर आराम से लिटाता है और खुद बैटल के लिए रेडी हो जाता है। तभी बोनी भी उसके साथ जुड़ जाती है लेकिन दोनों को अंदाजा नहीं होता है कि दूर अंधेरे में एक शैडी इंसान छुपा हुआ है जो डीमन के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। रोको और बोनी मिलकर डीमन पर अटैक करते हैं लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं होता। दोनों क्लियरली फील करते हैं कि इस डीमन की स्पीड, पावर और रेजिस्टेंस किसी भी नॉर्मल डीमन से कई गुना ज्यादा है। तभी अचानक से एक एक्सोरिस्ट डीमन पर वार करता है और उसे टुकड़ों में काट देता है। रोको उस टेक्निक को तुरंत पहचान जाता है और वो इंसान भी जिसके आंखों के नीचे बड़े डार्क सर्कल्स होते हैं वो बिल्कुल खुश नहीं होता उसे देखकर। उसका नाम शह है जो कि एक 12 गार्डियंस में से एक है, जेन का सन इन लॉ, मारा का डैड और रोको और रिल का फर्स्ट टीचर। रोको थोड़ा सा ब्यूटरिंग करने की कोशिश करता है लेकिन साहब बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं होता। उसने सुना होता है कि रोको अपनी पावर का ओवर यूज कर रहा है। वो उसे डायरेक्टली पूछते क्या तुम फिर से एक एक्सोरिस्ट
एग्जोरिस्ट बनने चाहती हो? रोकू कहता है, मैं दुनिया नहीं बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने करीब के लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। सै उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और एक जोर का थप्पड़ मार देता है। इतना हम्बल बनने का नाटक बंद करो और अपनी इस कर्स पावर के साथ फिर से उसे कहता है, अगर तुम ये प्रूफ करना चाहते हो कि तुम फिट हो एग्जोरिस्ट बनने के लिए तो मुझसे लड़ो और जीतो। बैटल स्टार्ट हो जाती है। सै सबसे पहले अटैक करता है और रॉक बुलेट शूट करता है और उनकी पावर रोकू से काफी ज्यादा होती है। रोकू एक बड़ा रॉक बुलेट उठाता है और उसे सै पर फेंक देता है, लेकिन सै उसे एक ही शॉट में तोड़ देता है। ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था जिसका यूज करके रोकू अपने मास्टर को पंच मारना चाहता था, लेकिन सै उस चाल को भी समझ जाता है और रोकू का ब्लैक तालिस्मान चुरा लेता है, जिससे कि उसकी पावर नलीफाई हो जाती है। जब रोकू उसे वापस लाने की कोशिश करता है तो साई उसे किक करता है और उसके ऊपर पैर रख देता है। साई गुस्से में कहता है कि ये पावर लोगों को बचाने के लिए नहीं, उन्हें दूर धकेलने के लिए बनी है। उसके बाद वो उसे 2 साल पुरानी एक ट्रेजेडी याद दिलाता है और यही बात सुनकर बोनी एक्टिवेट हो जाती है। वो साई से पूछती कि वो क्या कहना चाहता है। साई कहता है, अब क्योंकि वो दोनों शादी करने वाले हैं तो उसे रोकू का सबसे बड़ा राज जान लेना चाहिए। साई बताता है कि 2 साल पहले जिस ड्रोम में रोकू और दूसरे एग्जोरिस्ट स्टूडेंट बने थे, उसमें मैडोनो को डीमंस ने अटैक किया था और सब लोग मारे गए थे, लेकिन ये सिर्फ एक कवर स्टोरी थी क्योंकि वहाँ पर कोई डीमन नहीं आया था। असलियत ये होती कि उस रात का इकलौता सर्वाइवर रोकू ही था और उसने ही सबको मार दिया था जब अपने कंट्रोल से बाहर चला गया था। ये सुनकर बोनी का दिल टूट जाता है क्योंकि उसका ट्विन ब्रदर भी उस ड्रोम में था और उसी हादसे में उसकी मौत हो गई थी। वो गुस्से में रोकू से पूछते क्या सह और उसी हादसे में उसकी मौत हो गई थी। वो गुस्से में रोकू से पूछती क्या जो सह कह रहा है वो सच है, लेकिन रोकू कुछ भी नहीं कह पाता, उसके पास शब्दों का जवाब नहीं होता। तभी सह बताता है कि बोनी रोकू के दोस्त उडो की बहन है। ये सुनकर रोकू एकदम से शॉक हो जाता है। आखिर में रोकू मान जाता है कि उसने ही अपने दोस्तों को खुद अपने हाथों से मार दिया था और ये बात सुनते ही बोनी स्नैप हो जाती है और रोकू पर अपनी तलवार तान देती है, लेकिन सह उसे रोकता है और कहता है कि इस कहानी में अभी और बाकी है। पर उसे कुछ भी कहने से पहले एक सैडी आदमी सामने आ जाता है और अपना हुड हटाकर अपनी असली शक्ल दिखाता है। वो और कोई नहीं बल्कि उडो का भाई होता है। रोकू उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। साई कहता है कि उसका दूसरा डिसिपल यहाँ आने के बाद सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है और इजी बहुत ही हो गया है। साई अपना तलिस्मान निकालता है ताकि उडो से लड़ सके, लेकिन उडो उसे वार्न करता है कि अगर फाइट हुई तो उसकी बेटी भी बीच में आ सकती है। उडो कहता है कि वो यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ रोको से बात करने के लिए आया है। रोको गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि वो अब तक जिंदा कैसे है। उडो कहता है कि 2 साल पहले उसने जो घाव दिया था वो अब तक ठीक हो गया है। उसका ऐसा केयर फ्री एटीट्यूड देखकर रोको का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन उडो बिना तलिस्मान यूज किए एक स्पेल को कास्ट करता है और रोको को बांध देता है। साथ ही वो कहने लगता है कि उस रात क्या क्या हुआ था। 2 साल पहले उसी रात उडो ने अपनी सभी दोस्तों को अपने रूम में बुलाया था, कहकर क्योंकि स्पेशल रिचुअल करेगा जिससे कि सबकी स्पेल पावर बढ़ जाएगी। सभी बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि वो रोकू और उडो के साथ एक्सोरिज्म मिशन पर जाना चाहते थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि उडो के इरादे कुछ और ही थे, कुछ बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डार्क। रोको को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो तो बस घर के बाहर स्नैक्स लेने के लिए जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि घर का दरवाजा लॉक है, उसने एक लड़की के साथ मिलकर उसे खोलने की कोशिश की। तभी उनके पीछे खड़ी एक लड़की पर अचानक से कुछ अटैक हो जाता है और वो तुरंत बेहोश हो जाती है। रोको उसके पास जाकर चेक करने लगता है। तभी उसका एक और दोस्त उसके पास रोता हुआ आता है और कहता है उडो को रोको वरना वो और लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा। रोको कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन तभी उसकी दोस्त कहती है कि वो एक डीमन नहीं है। रोको कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन तभी उसकी दोस्त कहती है कि वो डीमन नहीं है, मतलब वो डीमन बनना नहीं चाहती और उसके कहने से पहले ही उसका शरीर डीमन में बदल जाता है। रोको बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। उडो इसे एक फेलियर मानकर दूसरे स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है, एक एक करके सबको डीमन बना देता है। रोको और उसके साथ वाली लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे नहीं खुलते और उस लड़की को डीमंस खींचकर खा जाते हैं। ये सब देखकर रोको का दिमाग हिल जाता है। आज भी जब वो ये याद करता है तो उसका हाथ कांपने लगता है, गुस्सा उसकी आंखों में दिखाई देता है। बोनी सब कुछ सुनकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी से उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है जो कुछ भी तुम्हारे भाई ने अभी कहा वो सच है, उस ड्रोम की ट्रेजेडी का जो 2 साल पहले हुई थी। सह बताता है कि डीमन करप्शन एक बहुत ही बड़ी डार्क और फॉरबिडन कला है जिसका ज्ञान किसी को भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उडो ने उस कला को जान लिया था और उसका यूज करके एक्सोरिस्ट ट्रेनर्स को भी डीमन में बदल दिया और उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उन्हें मार दो। उस वक्त के पहले जब वो किसी और को चोट ना पहुंचा पाए। बोनी को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसका काइंड और राथियोस भाई कुछ इतना बुरा भी कर सकता है, लेकिन यू तो बहुत ही जोर से चिल्लाता है चुप हो जाओ, बहुत ही इरिटेटिंग हो गई है तू। सह उससे कहता है जो लड़का तुम्हारा भाई बनकर सबको फूल करता है वही उसका असली चेहरा है। बोनी अभी भी यकीन नहीं कर पाती और वो यूटो से पूछती है कि तो फिर वो कसम जो हमने मम्मी पापा की ग्रेव के सामने खाई थी स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोरिस्ट बनने की। यूटो उस कसम का मजाक उड़ा देता है। वो कहता है कि हमारी मम्मी पापा भी एकदम इडियट
थे, बस आइडियल बातें करते थे और खुद कुछ अचीव नहीं कर पाए और अंत में अपनी जान दे दी और ऐसे बेकार इंसान को बचाने के लिए जैसे कि तू। उसने बोनी को कह दिया तू एक वर्थलेस एग्जोरिस्ट है और तेरे भाई होने का नाटक मेरा सबसे स्ट्रेसफुल फेज था। ये सब सुनकर बोनी घुटनों के बल गिर जाती है। उसकी आंखों में आंसू का तूफान निकल रहा होता है और उडो उससे कहता है मेरी नजर से हमेशा के लिए गायब हो जा। अब रूको के लिए बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो अपनी सारी ताकत जोड़कर रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश करता है और चिल्लाता है मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। वो गुस्से में उडो पर चार्ज करता है और बिना तालिस्मान के अपना इंशेंटेड फर्स्ट एक्टिवेट कर देता है, लेकिन इस बार उसके हाथों से एक और डार्क एनर्जी निकल रही होती है। उडो पहला अटैक डोज कर लेता है जिससे कि जमीन से एक बड़ा क्रिएटर फट जाता है, लेकिन रोको वही नहीं रुकता। वो एक और बार गुस्से में पूरी फ्यूरी के साथ उडो की तरफ दौड़ता है, इस बार मारने के लिए। रुको सिर्फ एक फिंगर से रोको का पावरफुल अटैक रोक देता है, वो भी वही इंशेंटेड फर्स्ट टेक्निक का यूज करके। फिर वो खुद भी कहता है कि तुमने अभी तक इस टेक्निक को अच्छी तरीके से मास्टर नहीं किया। इतना कहकर वो रोको को एक हल्के से फ्लिक कर देता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। रोको बार बार गुस्से में उस पर अटैक करता है, लेकिन हर बार उडो उसे आसानी से हरा देता है। रोको के बॉडी से खून निकलने लगता है, उसकी हालत खराब होती जा रही होती है। ये सब देखकर बोनी बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जितना रोको अपनी पावर का यूज कर रहा था उतना ही वो खुद को हर्ट भी कर रहा था। तभी अचानक से बोनी उसके सामने आ जाती है। उसकी पंच को खुद पर लेने के लिए रोको उसे देखकर अपने रेंज से बाहर आ जाता है, लेकिन टाइम इतना कम होता है कि वो बोनी को हिट करने से रोक नहीं पाता। उसका पंच सीधा बोनी को जाकर लगता है और एक कंटेनर से जाकर टकरा जाती है। उसके बाद रोको की पावर डिसिपेट हो जाती है और वो तुरंत उसके पास भाग कर जाता है और पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। बोनी रोती हुई कहती है मुझे लगा मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। तभी पीछे से उडो वापस आ जाता है, क्योंकि उसका काम अब भी खत्म नहीं हुआ था। वो कहता है कि उसे रोको से नफरत है, लेकिन उसमें पोटेंशियल भी है, इसलिए वो उसे इनवाइट करता है कि उसका हैचमैन बन जाए। रोको गुस्से में उस पर गाली देता है। उडो फिर कहता है तेरे पास पोटेंशियल तो है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है स्ट्रॉन्ग बनने का। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और एक पोर्टल ओपन करता है रियल वर्ल्ड के लिए। सब उस पोर्टल के थ्रू निकल जाते हैं और से मयूरा को ले जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ रोको और बोनी ही बचे हुए होते हैं। बोनी तुरंत जमीन पर बैठकर रोती है और रोको से माफी मांगती है कि उसके भाई ने 2 साल पहले उसके साथ जो भी बुरा किया उसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा है। रोको कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन बोनी और भी ज्यादा रोती है। वो कहती कि उसका भाई उसके दिमाग में जिंदगी भर के लिए एक डर छोड़ गया और उसके पास और कुछ करने को रहा ही नहीं, सिर्फ माफी मांगने के अलावा। रोको उससे कहता है कि उस दिन उडो को नहीं रोक पाया उसकी गलती थी, और आज उसे मिलकर एक बात समझ में आ गई है, उडो सही कह रहा था। रोको के पास स्ट्रेंथ बनने का कमिटमेंट नहीं है। तभी रोको डिसाइड करता है कि आज के बाद वो कभी नहीं भागेगा और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मेहनत करेगा। बोनी भी उसके इस डिसीजन से एग्री करती है और उसी रात दोनों सै के पास जाकर उससे कहते हैं कि हमें ट्रेन करो, लेकिन सै कहता है कि उसके पास उनके लिए टाइम नहीं है। अगले दिन सुबह रोको सिर्फ इसी बारे में सोच रहा होता है। तभी बोनी आती है और गुस्से में कहती है साइड हो जाओ, तुम मेरे रास्ते में हो। रोको गुस्से से उठकर लिविंग रूम में चला जाता है, लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि उसकी आंखें खुल जाती है। कोच पर एक फैंसी हैट वाली लेडी बैठी होती है जो कि सुंदर गुलाबों से सजाई जाई रूम में शांति से चाय पी रही होती है। रोको उससे पूछता है आप कौन हो। तभी बोनी भागकर आती है और खुशी से उस लेडी को ग्रेट करती है। उसका नाम होता है सुबारू, जो कि 12 गार्डियंस में से एक है और बोनी की पुरानी टीचर भी होती है। सुबारू अपनी फ्रेंड टारा को इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि साइड में बैठकर ब्रेड के क्रस्ट को खा रही होती है। सुबारू ट्विन स्टार एक्सोरिस्ट से मजाक में पूछती है तो तुम दोनों की नई शादी वाली जिंदगी कैसे चल रही है, जिस पर वो दोनों एक ही साथ कहते हैं कि हम कभी शादी करने का प्लान नहीं रखते। रोको सोचता है सुबारू क्योंकि 12 गार्डियंस में से एक है तो वो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेन कर सकती है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे ट्रेन करो, क्योंकि मुझे एक ऐसे इंसान को हराना है। बोनी भी उसके साथ ज्वाइन कर लेती है। सुबारू बिना टाइम वेस्ट किए उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हें एक पेपर देती है जिन पे उनका ट्रेनिंग का पहला स्टेप लिखा होता है एक एड्रेस के साथ। वो दोनों एक लग्जरी क्लोथिंग स्टोर पहुंचते हैं जहाँ पर सुबारू ने उनके लिए कुछ कपड़े अरेंज किए होते हैं। जब रोको बोनी को एक नए ड्रेस में देखता है तो उसके लुक्स पर बहुत ही फिदा हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उदास भी हो जाता है क्योंकि बोनी अब भी अपने तलिस्मान और वेपन्स कैरी कर रही होती है। स्टोर के बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं और रोको पेपर का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि उसे बताना है कि उसने बोनी को नए ड्रेस में देखकर क्या फील किया। दोनों थोड़ा सा शर्मा जाते हैं और कुछ नहीं समझ पाते। तभी वहाँ पर सुबारू अपनी पुरानी विंटेज कार में आती है और रोको को टीज करती हुई कहती है अगर एक लड़की अपनी फीलिंग ही एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो वो किस काम का। फिर अगला इंस्ट्रक्शन होता है एक रिलैक्सिंग स्ट्रीट पर हाथ पकड़ने का। रोको को समझ में नहीं आता
आता है कि ये कैसा ट्रेनिंग है, लेकिन बोनी अपने टीचर पर पूरा भरोसा करती है। रोको डिसाइड करता है कि उसका हाथ पकड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है दोनों बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। सिर्फ हाथ छूना ही इनके दिल का धड़कन बढ़ा देता है। रोको बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है सुबारू उन दोनों के साथ बस मजाक कर रही है। वो बोनी से पूछते कि तुम्हारी टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया है। बोनी को याद आता है कि सुबारू हमेशा से रोमांस में ज्यादा इंटरेस्टेड थी, ना कि एक्सोरिज्म में। तभी सुबारू वापस वहाँ पर आ जाती है और ओनियो को देखकर कहती है कि सिर्फ कॉम्बैक्ट में ही वो फोकस करती है, इसलिए वो एक अच्छी एक्सोरिज्म बन पाई है। ये बात बोनी को अंदर तक हिला देती है और वो डिसाइड करती कि अपनी टीचर की ट्रेनिंग को एंड तक फॉलो करेगी। अगला स्टेप होता है एक रेस्टोरेंट जाना, कपल स्पेशल पैनकेक ऑर्डर करना और एक दूसरे को खिलाना। बोनी तो रेडी होती है, लेकिन रोको से और नहीं सहा जाता। वो बाहर भाग जाता है और गुस्से से सुबारू पर चिल्लाता है, लेकिन सुबारू उसकी बात को इग्नोर करती है और एक स्लिप ले लेती है जिसमें लिखा होता है कि रोको को बोनी को किस करना होगा। ये पढ़ते ही दोनों के चेहरे लाल पड़ जाते हैं। फिर फाइनली बोनी पूछती कि ये सब एमा ने प्लान किया है। सुबारू हाँ में सर हिला देती है और बताती है कि आज का सारा खर्चा एमा के नाम पर है। रोको और बोनी दोनों बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं और भाग जाते हैं। भागते भागते रोको को एक स्वीट शॉप दिखाई देता है। वो बोनी के फेवरेट फ्रूट्स को ऑर्डर करता है क्योंकि पेमेंट तो एमा के नाम पर ही होने वाली है। दोनों रिवर के किनारे पर बैठकर स्वीट्स एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक अकानो वहाँ पर आ जाती है और उन्हें वार्निंग देती है डीमंस आ रहे हैं। अचानक आसपास का एरिया अंधेरा हो जाता है और बोनी तुरंत मैंगो का गेट ओपन करती है, जहाँ छोटी छोटी डीमंस की एक बड़ी फौज रियल वर्ल्ड में घुसने की कोशिश कर रही होती है। रोको और बोनी तुरंत फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त रोको एक इंस्टेंटेड आर्म उसके कंट्रोल से बाहर होने लगती है। वो पेन से चीखने लगता है और जैसे जैसे बोनी उसके पास आती है रोको का बॉडी बर्जर्क हो जाता है और वो गलती से उस पर अटैक कर देता है। वो अपना हाथ कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है और ईओ से कहते हैं कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन ईओ उसे याद दिलाती है कि उन्होंने साथ में स्ट्रॉन्ग बनने का प्रॉमिस किया था। बोनी तुरंत एक प्यूरिफाइंग तालिस्मान निकालती है और रोको के हाथ पर चिपका देती है ताकि उसे शांत किया जा सके, लेकिन इस प्रोसेस में बोनी अपनी बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर लेती है और वो वीक हो जाती है। डीमंस दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बोनी की कंडीशन देखते हैं। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोको के ऊपर होती है। वो बोनी को खींचकर डेंजर से बाहर ले जाता है, लेकिन दोनों अब भी कम्प्लीटली सराउंडेड होते हैं। तभी वहाँ पर सुबारू आ जाता है एक धमाके के साथ और वो सभी डीमंस को उड़ा देता है। वो रोको और बोनी को कांग्रेट्स करता है कि फाइनली उन्होंने एक दूसरे को हक किया, लेकिन वो दोनों तुरंत शर्माकर अलग हो जाते हैं। सुबारू कहती कि ट्विन स्टार एक्सोरिस्ट के रूप में उनका बॉन्ड कितना ज्यादा क्लोज होगा, वो उतने ही ज्यादा पावरफुल बनेंगे और अभी तो उन्होंने एक भी डेट को नहीं किया, जबकि ऑफिशियली वो दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं। फिर वो डीमंस को प्यूरिफाई करने के लिए अपना असली पावर का यूज करती है। एक तालिस्मान का यूज करके वो अपनी रियल फॉर्म को समन करती है। उसका फैन एक पिस्टल में बदल जाता है और वो डीमंस को एक एक करके प्रिसिशन में उड़ा देती है। फिर फैन शॉट गन बंद हो जाता है और वो बाद में टॉमी गन बनकर उस पूरे डीमन का सफाया कर देती है। इसी बीच दूसरी जगह डीमंस टारा पर अटैक कर देते हैं और गलती से उसके बैरिस्टिक्स को डैमेज कर देते हैं। बस फिर क्या था, टारा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और एक ही मोमेंट में सभी डीमंस को खत्म कर देता है। बोनी तुरंत समझ जाती है कि ये भी 12 गार्डियंस में से एक किसी की पावर है। उधर सुबारू सब डीमन से डील कर लेती है और दोनों वर्ल्ड्स के बीच जो इंटरप्ट हुए थे उसको भी रिपेयर कर देती है। फिर वो टेरा के साथ वापस से चली जाती है। रोको और बोनी भी अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में रोको बस यही बोलता रहता है कि सुबारू कितनी ज्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन बोनी के माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि उसने आज तक एक भी डेट नहीं की। वो सोचती है क्या यही डेट होती है और उसके साथ साथ रोको भी कंफ्यूज और ब्लश करने लगता है। नेक्स्ट डे उनका ट्रेनिंग कंटिन्यू होता है, लेकिन ये ट्रेनिंग कम और सुबारू की सर्विस ज्यादा लगती है। वो दोनों उसकी हर बात मान रहे होते हैं। तभी रोको उससे फाइनली कहता है मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे ड्रामे के लिए, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। बोनी भी उसकी रिपोर्ट में एग्री करती है और दोनों को फाइनली एक ही पेज पर देखकर सुबारू उन्हें रियल ट्रेनिंग देने का डिसीजन लेती है। वो कहती कि अब क्या हाइड एंड सीक खिलेंगे, अगर वो लोग सनसेट से पहले उसे ढूंढ लेते हैं तो उन्हें मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग देगी। रोको सोचता है इतना भी मुश्किल नहीं होगा, इतनी लंबी एंडी ड्रेस में तो वो इजिली दिख जाएगी। लेकिन तभी अचानक सुबारू हवा में बिखर जाती है और कोई फूलों की बारिश हो रही होती है। बोनी तुरंत समझ जाती कि यह असली सुबारू नहीं है, सिर्फ एक क्लोन था, सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए। वो तुरंत रोको से कहती है टाइम वेस्ट मत करो, उसे ढूंढना स्टार्ट करो। दोनों उसे हर उस जगह पर ढूंढने लगते हैं जहाँ पर ऑब्वियसली उसे नहीं मिल सकती थी। पर तभी बोनी को एक अजीब सी चीज मिलती है, एक छुपी हुई जगह पर रखा हुआ रोको का प्लेबॉय मैगजीन्स का स्टेश। बोनी तुरंत गुस्सा हो जाती है, मुझे एक परवेट लीजेंड के साथ रहना पड़ रहा है। वो गुस्से में एक मैगजीन उठाकर रोको के सर पर दे मारती है और उसी वक्त एक पेपर का टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ आता है। वो एक मैसेज होता है सुबारू का। मैसेज में लिखा होता है कि शादीशुदा कपल्स के बीच कोई सीक्रेट्स नहीं चाहिए और आखिरी लाइन में लिखा होता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। रोको तुरंत उसे ढूंढने के लिए बाहर भागता है, लेकिन उसे ये तक नहीं पता था कि वो किस डायरेक्शन में गया है। बोनी भी कुछ खास हेल्प नहीं कर पाती। तभी उन्हें कुछ लेडीज की बात सुनाई देती है जो किसी फैंसी ड्रेस वाली लड़की
लड़की के बारे में बात कर रही होती है। उनसे लोकेशन मिलती है और दोनों एक कैफे में पहुंचते हैं जहां पर सुबारू कुछ टाइम पहले थी। वो कैफे के स्टाफ से पूछता है और कुछ लेडीज मिलती हैं जो कि उन्हें एक शॉप से दूसरी शॉप दौड़ाती है। आखिर में एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि सुबारू खाना खाकर बिना बिल दिए ही चली गई है। रोको को मजबूरन अपनी पॉकेट से बिल भरना पड़ता है। अब उसका मन छोड़ देने का होता है लेकिन बोनी उसे रोकती है। वो कहती है उसने अभी अभी खाना खाया हो तो हो सकता है कि वो एक्सरसाइज करने के लिए गई हो, क्योंकि कल वो तो अपने फैट को लेकर टेंशन में थी। रोको को याद आता है कि वो कल एक फिटनेस सेंटर की मैगजीन को पढ़ रही थी। वो तुरंत उस फिटनेस सेंटर में पहुंचता है लेकिन वहां पर सिर्फ तारा ही मिलती है जो कि सुबारू बनकर खड़ी होती है। तारा उन्हें एक नोट देती है, तुम लोग काफी करीब हो। वो दोनों बाहर आते ही देखते हैं आसमान अचानक अंधेरा हो गया होता है। बोनी कहती है कहीं कोई डीमन तो नहीं है, लेकिन कनाको को कुछ फील नहीं होता। फिर भी बोनी एक गेट को खोलती है मेडेनो की तरफ और वहां मिलता है एक जायंट स्क्विड जैसा डीमन। रोको अपना रोक बुलेट का यूज करता है और बोनी अपनी रैपिड स्लैश टेक्निक का यूज करती है, लेकिन वो डीमन कुछ अफेक्टेड नहीं होता। उल्टा वो स्मोक छोड़ता है, विजिबिलिटी 0 हो जाती है। दोनों अलग हो जाते हैं और वो स्क्विड कंटिन्यूसली उन पर अटैक करता रहता है। वो काउंटर करना चाहता है लेकिन डर लगता है कि कहीं एक दूसरे को ही ना हर्ट कर दें। तभी उन्हें रियलाइजेशन होता है कि अगर हम एक दूसरे के मूव्स को प्रिडिक्ट कर लें तो हम परफेक्टली सेंस में फाइट कर सकते हैं। बोनी सोचती है रोको पहले अटैक करेगा और वैसा ही होता है। रोको अपने इंस्टेंटेड फट से स्क्विड के टेंटिकल्स को तोड़ देता है। बोनी उसकी मदद करती है एक और टेंटिकल्स को कट करके और दोनों मिलकर फाइनल अटैक करके स्क्विड को चीर डालते हैं, लेकिन वो डीमन भी फूलों में बिखर जाता है। वो एक और क्लोन होता है, बनाया गया होता है सुबारू के द्वारा, और वही होती है सुबारू तारा के साथ। वो स्माइल करते हुए कहती है नाइस जॉब, तुम दोनों परफेक्ट पार्टनर की तरह लड़ रहे हो। रोको बोलता है कि उन्होंने तो हाइड एंड सीक का गेम जीत लिया क्योंकि सुबारू खुद ही उनके पास आ गई, लेकिन सुबारू उन्हें डम कहकर हल्की से स्माइल करती है और फिर से एक बार फिर से फूलों में घुल जाती है, क्योंकि ये भी एक क्लोन था। असली सुबारू तो अपने घर पर आराम से टीवी देख रही थी। अगले दिन सुबारू घर से निकलती है और नए नए शादीशुदा कपल का शुक्रिया अदा करती है उनकी मेहमान नवाजी के लिए। रोको गुस्से में कहता है कि उसने तो आखिर तक उन्हें कुछ सिखाया ही नहीं, लेकिन बोनी का मानना होता है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, एक दूसरे पर भरोसा करना और समझना कि सामने वाला क्या सोच रहा है। उसी दिन शाम को रोको अपने इंस्टेंटेड आर्म की पावर को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। अब उसका कंट्रोल पहले से भी बहुत ही बेहतर हो गया होता है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि सिर्फ कंट्रोल से कुछ नहीं होगा, पावर पर भी काम करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के बाद जब वो रूम से बाहर आता है तो पूरा घर स्मोक से भरा होता है। वो तुरंत किचन की तरफ भागता है और वहाँ पर बोनी कुकिंग कर रही होती है, जैसे गॉर्डन रामसे का वर्स्ट नाइटमेयर। रोको सिर्फ डिश के स्मेल से ही समझ जाता है कि ये तो सीवर वाटर से भी बहुत ही बुरा टेस्ट करेगा, लेकिन बोनी तो फुल कॉन्फिडेंस में होती है, उसके लिए ये खाना एकदम परफेक्ट है। वो एक गिलास रोको को देती है और खुद उठती है। रोको उसका शुक्रिया अदा करता है, उसने उसके लिए बनाया, लेकिन वो खुद को नहीं रोक पाता। वो उस खतरनाक टेस्ट से बचना चाहता था। बोनी बिना किसी शर्म के उस लिक्विड को एक ही बार में पी जाती है और तब रोको सोचता है कि अगर वो मर दे तो उसे भी पीना चाहिए। वो जैसे ही पीता है तुरंत फ्लोर पर रोलिंग करने लगता है। उसके मुंह से निकलता है, मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता हूँ जो कि इंसानों के खाने के लायक भी खाना नहीं बना सकती। बोनी इस बात पर बुरा मान जाती है, कहती है जैसे तुमने कभी कोई रॉयल डिश बनाई ना हो। रोको डिसाइड करता है कि आज डिनर बनेगा और अगर बोनी को उसका खाना पसंद आया तो उसे भी वैसा ही खाना बनाना पड़ेगा उसकी इस डेंजरस स्टोव की जगह। बोनी उसको एक जजमेंटल आइस आइट देती है और फिर जॉगिंग पे चली जाती है। जाते जाते कहती है मैं एक्सरसाइज कर करके भूख लगाऊंगी, शायद से तुम्हारा खाना भी खा लूं। रोको किचन में बिजी होता है। वो सोचता है कि बोनी ने बचपन से ऐसा क्या खाया था जिससे कि उसका टेस्ट इतना खराब हो गया, लेकिन सोचते सोचते उसका खुद का खाना जल जाता है। लेकिन वो गिव अप नहीं करता। फाइनली वो एक ऐसा डिश रेडी करता है जो एटलीस्ट खाने के लायक होता है। किचन का हाल बहुत ही बुरा हो जाता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट होता है बोनी को ये टेस्ट पसंद आएगा। लेकिन वो सोचता है कि अगर बोनी को देर हो गई तो खाना ठंडा हो जाएगा और उसका असली स्वाद खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ बोनी जॉगिंग करते हुए एक छोटी लड़की को अपनी माँ से डिनर के बारे में पूछते हुए देखती है। ये सीन उसके दिल को छू जाता है क्योंकि उसने अपने बचपन की याद आ जाती है जब उसके पेरेंट्स डीमंस को एक्सोरिज्म करने में इतनी बिजी होते हैं कि डिनर बनाने का टाइम भी नहीं होता था। हर वक्त या तो घर में करी होती थी या फिर स्वीट ऑर्डर्स कर लिए जाते थे और उनके पेरेंट्स के डेथ के बाद ये रूटीन और भी तनहा हो गई। बोनी ने जब से अच्छा खाना खाया था उसके मन में अजीब सी हलचल थी, जैसे वो स्वाद उसके दिल को छू गया हो, पर उसे ये फीलिंग पसंद नहीं आई। वो उस सच से लगातार भागने के लिए दौड़ती रहती है, जबकि अचानक कनाको उसे वार्न करती है कि उसके आसपास एक बहुत ही पावरफुल डीमन है। बोनी बिना सोचे समझे डिसाइड करती है कि उस डीमन को तुरंत प्यूरिफाई करेगी। थोड़ी देर के बाद रोको भी वहाँ पर आ जाता है उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि जब तक वो खाना गर्म है वो उसे खिलाते हैं, लेकिन वो जहाँ भी देखता है बोनी कहीं भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ बोनी एक जगह पर एक भयानक डीमन का सामना कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करने के लिए जा रही होती है एक और आदमी आता है और उस डीमन
डीमन को एक ही बार में उड़ा देता है। बोनी साइड में जा गिरती है और वो आदमी उसके पास आकर बात करता है। उसका नाम होता है काम्यू, जो कि खुद एक ह्यूमनॉइड डीमन होता है। वो बोनी से पूछते हैं क्या उसे पता है कि ट्विन स्टार एक्सोरिज्म कहाँ है, और उसे सिर्फ 10 सेकंड का टाइम देता है जवाब देने के लिए, वरना वो उसे मार डालेगा। ये बातें बोनी को उसके माँ बाप की मौत की याद दिला देती है, जब एक पावरफुल डीमन आया था और उन दोनों को मार दिया था। तब उसने छोटी सी बोनी के सामने एक छोटी सी चॉइस छोड़ी थी, किसी एक को बचान लो। सिर्फ 10 सेकंड का वक्त दिया जाता है। अब उस कमाई के सामने देखकर बोनी समझ जाती कि ये वही डीमन है। बोनी गुस्से में कमाई पर चिल्लाते हुए उसके नाम के साथ अटैक करती है। कमाई घूर कर पूछते है कि उसे उसका नाम कैसे पता, पर आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। बोनी फिर कहती है क्या तुझे वो एक्सोरिस्ट कपल याद नहीं है जिन्होंने तुझे 6 साल पहले मारा था। वो फिर से अटैक करती है, लेकिन कमाई सिर्फ एक छुपने से उसकी तलवार को तोड़ देता है और एक फिंगर स्नैप से उसका पैर भी तोड़ देता है। फिर कहकर उसे दूर फेंक देता है। क्या मुझे याद रखना चाहिए कि मैंने कितनी छोटी छोटी चींटियों को कुचली है। बोनी अब बिल्कुल हार चुकी होती है, क्योंकि कमाई उसके सर पर पैर रखता रहता है। तेरे माँ बाप की तरह पिस कर मैं तुझे भी ऐसे ही मार दूंगा। फिर वो 10 तक काउंटडाउन स्टार्ट करता है और बोनी बस आंसू बहा रही होती है अपना दबाव देखते हुए। अपने माँ बाप का बदला लेने का काउंटडाउन खत्म होने वाला होता है कि तभी रोकू वहाँ पर आ जाता है और पूरे जोर से उस डीमन को मुक्का मार के दूर फेंक देता है। वो घायल बोनी को देखता है और डांट कर कहता है खुद से भाग गई, खाना ठंडा हो गया इसलिए तुझे लेने आया हूँ। फिर से कहता है चल अपना इलाज कर और उस डीमन को मिलकर खत्म करते हैं। फिर घर जाते हैं। बोनी का दिल भर आता है, लेकिन तभी कमाई उठता है और अपनी गर्दन सेट करता है और कहता है अगर दूसरे डीमन को पता चला कि मुझे एक इंसान ने मारा है तो वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। रोको के होश उड़ जाते हैं। उसकी समझ के बाहर होता है कि कोई डीमन कैसे बोल सकता है, और उसका वो पंच जिसमें उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उसके बाद भी ये डीमन कैसे जिंदा है। उसके सामने खड़ा था एक ऐसा शैतान जो कि बोल भी सकता था। तभी बोनी बेहोश होकर गिर जाती है और रोको तुरंत उसके पास भागता है। बोनी को हिचकिचाते हुए कहती है रोको भाग जाओ, तुम उससे नहीं लड़ सकती हो। वो नॉर्मल डीमन नहीं है, वो बरासा है। बरासा वो राक्षस होते हैं जो कि इतने सारे डीमन और एक्सोरिस को खा चुके होते हैं कि वो इवोल होकर एक हायर फॉर्म बन जाते हैं। उनमें सिर्फ एक ताकत ही नहीं बल्कि दिमाग भी होता है और उनका चेहरा भी ह्यूमंस जैसा दिखने लगता है। बोनी समझाती है कि हमें लड़ाई को अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन कमाओ जैसे कि रोको को टेस्ट करना चाहता हो। तभी जिसको रोको ने पहले खत्म कर दिया था वो डीमन फिर से उठ जाता है और उस मोमेंट में कमाई उसे देखकर डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। इसका फायदा उठाकर रोको बोनी को लेकर रियल वर्ल्ड में लौट आता है। एक तलिस्मान की मदद से वो बोनी को हील करता है। जैसे ही बोनी थोड़ा वीक होती है वो तुरंत मैंगो लौटने लगती है कमाई से लड़ने के लिए, लेकिन वो भी बहुत ही कमजोर थी। उसके पैर भी ढक जाते हैं। रोको उसे रोकता है इतने डिस्परेट क्यों हो बोनी, उस बसारा से लड़ने की इतनी जल्दी क्यों है। तब बोनी थोड़ा सा चुप होती है और फिर कह देती है कमाई ने 6 साल पहले मेरे माँ बाप को मार दिया था, मुझे बदला लेना ही है। वो कहती है अगर मैं जीत नहीं पाई तो लड़ते लड़ते मर जाऊंगी। रोको उसे घूरता है और फिर सॉफ्ट लेकिन थोड़ा गुस्से भरे अंदाज में कहता है तुम खुद ही तो कह रही थी मैं लड़ाई ना करूं और अब खुद ही जा रही हो एक ऐसे बैटल में जहां तुम जीत भी नहीं सकती हो, तुम पागल हो क्या। वो उसे समझाता है कि इतना रेकलेस होना किसी काम का नहीं है, तुम कांप रही हो। बोनी ये सुनकर बोनी रो पड़ती है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन, दर्द और गिल्ट सब कुछ आ जाता है। वो कहती है मैं बस सालों से इस दिन का वेट कर रही थी और इसीलिए ट्रेन कर रही थी खुद को, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं तो उसे छू भी नहीं पाई। मुझे उसे लड़ने से डर लगता है, लेकिन अगर मैं भाग गई तो मैं कभी भी अपने पेरेंट्स का सामना नहीं कर पाऊंगी। उसकी बातें सुनकर रोकू को अपने पास्ट की यादें याद आ जाती है। जब उसने ड्रोम वाले इंसिडेंट के बाद खुद को कर्ज किया था। वो चुपचाप उसके लिए डिनर निकालता है। लो कुछ खा लो, एनर्जी मिलेगी, हम दोनों मिलकर कामयू को हराएंगे। बोनी कहती है ये मेरी फाइट है रोकू, तुम्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। रोकू हल्का सा मुस्कुराता है मैं तुम्हारी वजह से दोबारा एक्सोरिस्ट बना हूँ, अगर इतना भी नहीं कर सकता तो क्या फायदा। वो उसके हाथ में डिनर पकड़ाता है और खुद चला जाता है मैदानों की तरफ कमाई को थोड़ा वक्त के लिए रोकने के लिए। बोनी डिनर खाती है। उसे टेस्ट तो बिल्कुल सही नहीं आता, लेकिन उसके मन में थोड़ा सा सुकून जरूर आ जाता है। उधर कमायू एक ह्यूज डीमन को खत्म कर चुका होता है, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रोको पहुँचता है लड़ने के लिए। वो एक जोरदार पंच का अटैक करता है। डीमन पर इफेक्ट तो पड़ता है लेकिन दिखाता है उसे कोई डैमेज नहीं हुआ। रोको की पावर को देखकर कमायू बहुत ही इंप्रेस होता है। उसे लगता है कि इस लड़के में कुछ तो पोटेंशियल है, इसलिए वो उसे छोड़ देना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि जब तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तब तुमसे फाइट करने में बहुत ही मजा आएगा। वो रोको को 10 सेकंड का टाइम देता है, या तो फाइट कर लो या भाग जाओ। पर रोको उसकी किसी बात पर भी भरोसा नहीं करता। कमायू कहता है कि उसे ह्यूमंस को चॉइस देना पसंद है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि मौत के सामने लोग कैसे डिसीजन लेते हैं। कोई डायरेक्टली अटैक करता है, कोई घुटनों के बल गिरकर माफी मांगता है, पर जो अपने आप को दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करता है वो बहुत ही रेयर होते हैं। ये बोलते हुए उसे अचानक बोनी की याद आ जाती है। कमाई ने उससे पूछा था कि उसके माँ बाप में से वो किसकी जान बचाना चाहेगी, पर बोनी डर के मारे कुछ भी नहीं कह पाई। तब कमाई ने उसके पेरेंट्स
पेरेंट्स से पूछ लिया कि क्या वो अपनी जान बचाएगा या फिर अपनी बेटी की, और बिना किसी हेजिटेशन के उन्होंने बोनी की जिंदगी चुनी। ये बात सुनते ही रोकू का गुस्सा सामने से छू जाता है और बिना रुके एक के बाद एक डिस्ट्रक्टिव अटैक से कमायू पर टूट पड़ता है और उसे काफी पीछे धकेल देता है। कमायू अब सच में उसकी पावर से बहुत ही हैरान होता है, इसलिए अब वो थोड़ा सा सीरियस होने का फैसला करता है। वो एक कर्ज तलिस्मान निकालता है और अपने पैरों पर इंशेंटमेंट कर लेता है। रोकू ये देखकर बहुत ही चौंक जाता है क्योंकि डीमन तो इंशेंटमेंट यूज कर ही नहीं सकते। कमायू उसे एक पावरफुल किक मारता है, रोकू उसे ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी उसका बॉडी उस डैमेज को हैंडल नहीं कर पाता। वो गिर जाता है और उठ भी नहीं पाता। कमायू उसे तुरंत खत्म करने के लिए जा रहा होता है, तभी अचानक बोनी आकर उस पर अटैक करती है और उसे दूर धकेल देती है। अपने रैपिड स्लैश के साथ वो एक पियर में जंप करती रहती है। कमाई उससे कहता है गेट लॉस्ट, क्योंकि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी अचानक बोनी भी चार्ज करने के लिए आ जाती है और कमाई को लगता है कि उसकी स्टिक्स अब पहले से बहुत ही शार्प और फाइनेंस हो चुकी है। बोनी एक स्पेशल मूव का यूज करके कमाई को आसानी से उड़ा देती है और जैसे ही वो उसे फिनिश करने के लिए भागती है, कमाई उससे कहता है कि सिर्फ डिटर्मिनेशन से वो उसे कभी भी नहीं जीत सकती क्योंकि उसके पास पावर की कमी है। लेकिन बोनी का जज्बा कब नहीं होता। वो कहती कि चाहे जितने भी बार मरना पड़े वो उसे खत्म करके रहेगी, पर कमाई उसे एक जोर का किक मारकर फिर से जमीन पर गिरा देता है। इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसके आगे के पार्ट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।